एंड कैश 2018। मैं आपको एक चीज बता दूं कि तीन चीजें अलग हैं। क्या तीन चीजें अलग हैं? जब हम कैश 2010 की बात करते हैं तो कैश 2010 केम इन यूजीसी रेगुलेशंस 2010। यूजीसी की रेगुलेशंस के अंदर ये कैरियर एडवांसमेंट स्कीम आई थी 2010। तो इसका मतलब ये है बाद में उसमें अमेंडमेंट्स हुए, इस कैश 2010 में अमेंडमेंट्स हुए बाद में। जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया, यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया, उसने हमें दो ऑप्शन दिए। दो क्या ऑप्शन दिए कि या तो हम कैश 2018 जो कि यूजीसी रेगुलेशन में 2018 में पहली बार आया, उसकी गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर लें, उसके लिए हम ऑप्ट कर लें, या कैश 2010 जो कि यूजीसी रेगुलेशन 2010 में आया था उसको ऑप्ट कर लें, लेकिन उसमें रिलैक्सेशंस दी गई 2018 के रेगुलेशंस में। तो आप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैश 2018 और ये यूजीसी रेगुलेशन 2018। जब मैं बोलता हूं यूजीसी रेगुलेशन 2018 तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 में हमें ऑप्शन है कैश 2018 ऑप्ट करने की जो कि पहली बार आई, और कैश 2010 ऑप्ट करने की लेकिन रिलैक्स्ड एपीआई के साथ, जो कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 ने दी। मतलब जो कैश 2010 है उसके अंदर एपीआई क्राइटेरिया था, वो यूजीसी रेगुलेशन 2010 में दिया गया था। उसको वो एक स्ट्रिंजेंट थोड़ा सा मेजर था जिसकी वजह से लोग कोर्ट में भी गए, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो लोगों को पता नहीं था। और सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम थी उसमें वो ये थी कि इंडिविजुअल कैपिंग्स थी। इंडिविजुअल कैपिंग्स का मतलब है कि मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो हमें एक स्कोर करना पड़ता था, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। कैटेगरी, तीन कैटेगरियां थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो थी वो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड थी, टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन। मैं ये इसको बाद में रिलेट करूंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी 1 थी टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। कैटेगरी 2 थी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कोई लेते हैं, कमिटीज लेते हैं, कोई कन्वीनरशिप लेते हैं। और कैटेगरी 3 जो थी वो थी रिसर्च वर्क से रिलेटेड। तो उसमें क्या था कि हमें तीनों कैटेगरीज में स्कोर करना पड़ता था, उनके पॉइंट्स निकालने पड़ते थे। और अगर इंडिविजुअल अगर हमारे कैटेगरी 1 या 2 में भी हैं और कैटेगरी 3 में नहीं है तो हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता था। तो तीनों में इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी। अभी क्या है, जो कैश 2000 जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 में जो हुआ, उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया हमारे को, रिलैक्सेशन दे दिया कैश 2010 में। अब ध्यान रहे कि ये रिलैक्सेशन क्या दिया है। ये रिलैक्सेशन जो है ना एपीआई स्कोर्स के थ्रेशोल्ड में दिया है, असेसमेंट पीरियड्स में, उनके कंप्यूटेशन में नहीं दिया है। मतलब जैसे आप उन फॉर्म्स में कंप्यूटेशन पहले था, वो कंप्यूटेशन का तरीका वही है। मतलब कैटेगरी 2 में अगर हम नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट डिवाइड बाय 10 करते थे पॉइंट्स निकालने के लिए, अगर मान लीजिए मैंने किसी कमिटी में पूरे साल में 100 घंटे काम किया तो मुझे डिवाइड बाय 10 मेरे 10 पॉइंट बनेंगे, या मैंने 200 घंटे काम किया तो मेरे 20 पॉइंट बनेंगे। वो क्राइटेरिया कंप्यूटेशन का वही है। कैपिंग अगर है नहीं है तो वो वही है। सिर्फ क्या हमें बेनिफिट दिया है, हमें बेनिफिट दिया है कि वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो पहले हमारे को इंडिविजुअली स्कोर करनी पड़ती थी कि तीनों में इतना 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 हमारे को मिनिमम चाहिए, वो खत्म कर दी। मतलब कैटेगरी 1 में तो कुछ चाहिए ही नहीं, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन वाले में तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं उसका काउंट ही नहीं होगा। कैटेगरी 2 और 3 में भी इंडिविजुअली नहीं चाहिए, लेकिन उनका कंबाइंड स्कोर कर दिया। वो कंबाइंड स्कोर कर दिया कि आप स्टेज 1 मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाएंगे तो 20 पॉइंट्स, कॉलेज टीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, और यूनिवर्सिटी टीचर्स इसको डबल कर लें तो 20 पॉइंट्स फॉर आपके असेसमेंट पीरियड में, पहले वाले में, जो आपका जो भी 4 साल या 5 साल या 6 साल होता है। आप थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। मैंने आई हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन जो आपके ये जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया इसमें बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, तो आई हैव गिवन ए ग्लांस टू देम। और मैं जितना हो सकेगा वो अपने डिस्कशन में, तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा, आप ये देखिएगा कि वो मैं क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ साथ मैं प्रेजेंटेशन में करता चलूंगा, आपकी क्वेरीज वो साथ साथ ही सॉल्व होती रहेंगी। तो थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपको ये समझ आना चाहिए
कि यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ने जो हमें रिलैक्सेशन दी है वो 2010 के कैस में सिर्फ एपीआई स्कोर्स के थ्रेशोल्ड में दी है, उनके कंप्यूटेशन के तरीके में नहीं दी। जो कंप्यूटेशन का तरीका है वो उनके जो फॉर्म्स हैं, जो दो फॉर्म्स आए थे 11 जुलाई 2016 से पहले का और 11 जुलाई 2016 के बाद का, उनमें अलग अलग डेट्स में आपका फॉल करता है, तो वो कंप्यूटेशन उसी तरीके से होगी। लेकिन जो टोटल रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स की, जैसे इंडिविजुअल होती थी कैटेगरी 3 में या कैटेगरी 2 में, वो अब खत्म हो गई है। और वो दोनों को मिला के, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को मिला के एक हमारे को जो स्कोर है वो देखा जाएगा कि 20 इन दी फर्स्ट असेसमेंट पीरियड, चाहे वो असेसमेंट पीरियड 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, डिपेंडिंग ऑन कि एंट्री लेवल पे उसके पास पीएचडी या एमफिल था या नहीं था। जो स्टेज जो सेकंड प्रमोशन है, जो सेकंड प्रमोशन है वो जो सीनियर, जो हम पहला प्रमोशन तो सीनियर स्केल का होता है, उसके बाद जो सेकंड प्रमोशन है 6 से 7 से 8 हजार वाला जो है, वो उसमें हमें 5 साल रहना है। 5 साल के बाद जो है, 5 साल के बाद हमारे को वो प्रमोशन मिलेगा। स्टेज 1 में इसका मतलब हमारे 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, तब हमारे को सेकंड प्रमोशन जो है हम एलिजिबल होंगे। तो उसमें जो है हमारे 50 पॉइंट चाहिए, ये एपीआई स्कोर्स वो कैटेगरी 2 और 3 में कलेक्टिवली चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में 11 जुलाई 2016 से पहले कैसे कंप्यूटेशन होता था और 11 जुलाई 2016 के बाद जो है उसमें क्या कंप्यूटेशन होता है। तो इतनी बात अभी आप समझ लीजिए कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसमें रिलैक्सेशन है, हमारे कंप्यूटेशन में नहीं है। काफी क्वेरीज इसमें थी कि कैपिंग और नो कैपिंग हट गई है क्या, वो सब ऐसे ही है जैसे इंडिविजुअल कैटेगरी, जैसे अगर आपकी कैटेगरी 2 के अंदर सब कैटेगरीज हैं वो वैसे ही रहेंगी, जो कैटेगरी 3 के अंदर जो सब कैटेगरीज है वो वैसे ही रहेंगी। लेकिन मान लीजिए आपका कैटेगरी 2 का स्कोर आया 30 और कैटेगरी 3 का स्कोर आया 0, तो 30 प्लस 0, तो आप एलिजिबल हो गए। वो 2 और 3, पहले क्या होता था अगर 0 आया थर्ड कैटेगरी में तो फिर आपका प्रमोशन नहीं होता था। तो ये बेनिफिट है कि अब 2 में अगर पॉइंट है, 3 में 0 है, या 3 में पॉइंट है 2 में नहीं है, या 2 में कम है, उन दोनों को मिला के देखा जाएगा कि वो 20 बनते हैं पहले असेसमेंट पीरियड में, या 50 बनते हैं सेकेंड असेसमेंट पीरियड में सेकेंड प्रमोशन के लिए, और या 45 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 45 बनते हैं। तो थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए, हम आगे इसको पढ़ते हैं, अभी देखते हैं कि कैसे ये चीजें होती हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं ये बताते हुए कि हमारे पास दो ऑप्शन है, कैश 2018 ऑप्ट करने की या कैश 2010 ऑप्ट करने की, जो कि रिलैक्स्ड है एपीआई स्कोर्स में। अच्छा, अब ये जो ऑप्शन दी थी, सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें ऑप्शन, दो तरह की ऑप्शन मिली है। पहला, एज पर क्लॉज 6.3 जो हमारी है, ऑप्शन इज गिवन टू गेट प्रमोशन बाय ऑप्टिंग ऑफ फॉर कैश 2010 अप टू 18 जुलाई 2021। मतलब देखिए वो एक, अगर 6.3 क्लॉज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हमारे पास ऑप्शन है 18 जुलाई 2021 तक ऑप्ट करने की, if you have already become eligible for promotion before 18 जुलाई 2018 or you are likely to become eligible shortly after 18 जुलाई 2018। तो अगर मेरा मतलब मैं एलिजिबल हो गया हूँ 18 जुलाई 2018 से पहले, या होने वाला हूँ, या मैं मतलब अगर मेरा ऐसा होता कि जी मैं इसमें एलिजिबल हो रहा हूँ अगस्त में, 18 अगस्त में हो रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन है मेरे पास 2021 तक, मैं मतलब उसके बाद भी मैं 2010 वाली ऑप्शन ले सकता हूँ। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम क्या रहेगी कि जो आपका ये कंबाइंड स्कोर है, जो कैटेगरी 2 और 3 वाला जो कंबाइंड स्कोर की रिलैक्सेशन दी है, ये 18 जुलाई 2018 के बाद आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपके प्रमोशन 18 जुलाई 2018 से पहले ड्यू होते हैं और आप कैश 2010 ऑप्ट करते हैं तो रिलैक्सेशन ले सकते हैं 2 और 3 की। लेकिन आप 18 जुलाई 2018 के बाद भी कैश 2010 ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको वो रिलैक्स्ड एपीआई नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है गवर्नमेंट सीधा सीधा डिस्करेज कर रही है आपको कि आप 18 जुलाई 2018 के बाद कैश 2018 ही ऑप्ट कीजिए। दूसरा, हमारी जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें हम जो जैसे मैंने बताया कि कैश 2018 ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है ना, विल बी इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 1 ऑफ कैश 2018। ये जो एलिजिबिलिटी है कैश 2018 वाली, ये देखो क्या बोलती है। एक मिनट, तो देखिए
एक मिनट, इसको समझना थोड़ा जरूरी है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में, कई मैंने सुना है काफी क्वेरीज आई कि हमारी क्या 18 जुलाई 2018 से पहले ये अगर हमारा प्रमोशन ड्यू है तो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी कब से काउंट होगी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए, ये है कि क्लॉज 6.3 से होगी क्लॉज 1 में जो लिखा हुआ है। तो ये कहता है टीचर हु विशेस टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन मे सबमिट इन राइटिंग विद इन 3 मंथ्स इन एडवांस ऑफ द ड्यू डेट, कि जब उसका प्रमोशन होने वाला है 3 महीने उसको एडवांस में देना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी को जो है ना हैज टू कंप्लीट द प्रोसेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। तो जितनी जल्दी, कई लोग मेरे को सुनने में आता था और मेरे को जो लोग क्वेरी भी पूछते थे कि क्या हमारे 3 प्रमोशन ड्यू हैं, तो क्या हम सारे एक एक करके दें या हम एक प्रमोशन फॉर्म भर दें, पहले ऑप्शन फॉर्म भर दें, फिर जब वो हो जाए तो दूसरा भरें। आप अपने कोर्ट में बॉल मत रखिए, आप सारे भर दीजिए ऑप्शन फॉर्म, सारे ऑप्शन फॉर्म सेपरेटली भरे जाएंगे, सारे ऑप्शन फॉर्म सेपरेटली होंगे, सारे प्रमोशन फॉर्म सेपरेट होंगे, हर स्टेज का अलग ऑप्शन फॉर्म होगा, हर स्टेज का अलग प्रमोशन फॉर्म होगा। और जो भी वो आप ये जो भरेंगे, इसमें ये भी ध्यान रखना कि अगर आपने, ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेज में कैश 2010 ऑप्ट कर लिया तो दूसरी स्टेज में कैश 2018 नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। आपने पहले में 18 ऑप्ट कर लिया, दूसरे में 10 कर लो, फिर 18 कर लो, आपको अपने हिसाब से देखना है कि वो कौन सा बेनिफिट है, बेनिफिशियल है वो चीज। तो ये जो लास्ट चीज है ना, ये मैं आपको तो लास्ट लाइन में ये 3 लाइनें जो है ना, ये वाली पढ़ने वाली बातें हैं कि फर्दर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी हार्डशिप द कैंडिडेट्स हु फुलफिल ऑल अदर क्राइटेरिया मेंशन्ड इन दीज रेगुलेशंस, मतलब वो कहने का मतलब है कि वो पीएचडी है या उसने 5 साल का क्राइटेरिया, जो भी रेगुलेशंस में मेंशन है कि उसको रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एज ऑन एंड टिल द डेट ऑन दीज रेगुलेशंस आर नोटिफाइड, या तो वो जिस डेट को है या 18 जुलाई 2018 को जब भी नोटिफाई हुई है, कैन बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन फ्रॉम द डेट, कब, जब वो हुआ है, ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच दे फुलफिल दीज एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो वो कभी भी एलिजिबिलिटी, इसका मतलब ये हो गया कि पेंडिंग केसेस में भी मैं वो जो 2018 वाला कैश को लगा सकता हूं, राइट। नाउ ये हमारा ऑप्शन फॉर्म है। देखो ऑप्शन फॉर्म में अपने आप ही वो बोल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए, आई हेयर बाय ऑप्ट दी कैश 2010 रिलैक्स्ड स्कीम लिखें, को कुछ नहीं लिखना, आई हेयर बाय ऑप्ट कैश 2010 स्कीम या कैश 2018 स्कीम इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 6.3, वो अपने आप ही आगे लिखा हुआ है क्लॉज 6.3, वहां पे अपने आप वो क्लॉज 6.3 यूजीसी रेगुलेशन 2018, मतलब वो अपने आप ही रेफर कर रहा है कि 2018 में क्लॉज 6.3 में जो ऑप्शन दी गई है उसकी स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं आप। आपको रिलैक्सेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप कैश 2010 लिखिए या कैश 2018 लिखिए। नेम, अच्छा ये फॉर प्रमोशन फ्रॉम टू, यहाँ पे लिखा हुआ ना फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब वो स्टेज की बात कर रहा है, स्टेज 1 टू स्टेज 2 लिखेंगे या एकेडमिक लेवल 10 टू 11 लिखेंगे या 11 टू 12 लिखेंगे, या प्रमोशन फ्रॉम 7000 एजीपी या 6000 एजीपी टू 7000। बेसिकली यहाँ पर वो डेट नहीं पूछ रहा, वो आपसे स्टेज पूछ रहा है। नेम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, कॉलेज, डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, जो पहली डेट जिसको आप काउंट, जहां से आप अपनी सर्विस को काउंट कराना चाह रहे हैं, वो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट यहाँ पर आएगी। अगर आप एडहॉक अपॉइंटमेंट हुई थी आपकी या टेम्परेरी अपॉइंटमेंट हुई थी या कुछ भी अपॉइंटमेंट हुई थी जिसको आप काउंट करना चाह रहे हैं अपने प्रमोशन में, तो वो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट यहाँ पर आएगी। नाउ अब ये थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लें। अरुण, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन लेना चाह रही हूँ, डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट में हम लोग एडहॉक की डेट डालेंगे अगर वो काउंट करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप, मैंने बोला ना जहां से सर्विस आप काउंट कराना चाह रहे हैं, चाहे आपने एडहॉक जब ज्वाइन किया था वो सबसे पहले डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, इट इज नॉट डेट ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट। ओके, थैंक यू। अरुण जी एक चीज इसमें ये पूछना था, जिनका एक प्रमोशन हो गया है उनको भी डेट ऑफ एडहॉक वाले अपॉइंटमेंट? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका प्रमोशन हो गया उनको भी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट तो वही रखनी पड़ेगी। फर्स्ट एडहॉक अपॉइंटमेंट वाली, जैसे हमें अगर हमारी सेकंड प्रमोशन के लिए करना है फ्रॉम 7 to 8,
डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट तो वही आएगी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती है क्या? डेट ऑफ बर्थ बट वो हमारा कैलकुलेट हो चुका ना, मतलब वो एडहॉक अपॉइंटमेंट। ओके गॉट इट। दिस इज लाइक कि आप कभी भी कुछ भी करें वहां पे पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो बस ये समझ लीजिए कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या अपनी टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। नहीं, तो इससे तो फिर असेसमेंट पीरियड में भी फर्क हो जाएगा ना हमारा। नहीं, वो यही तो देखना चाह रहा है कि डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट वहां पे है, स्टेज कौन सी है वो रिलेट करेंगे ना कि दूसरी स्टेज में लेना चाह रहे हैं प्रमोशन। सर गेस्ट का जो है वो भी अकाउंट होगा क्या? मैम लेट मी फिनिश माय प्रेजेंटेशन एंड वी विल सी दैट योर आंसर्स विल बी देयर। मतलब क्वेरी सारी सर म्यूट पे रहिए प्लीज, वॉइस ब्रेक हो रही है, म्यूट पे रहिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड कि बड़ी एंजाइटी है, लेकिन लेट मी फिनिश दैट बहुत सारी चीजें आंसर हो जाएंगी उसमें। अगर हम ये कंपैरिजन देखें अगर हम, तो मैंने एक चार्ट बनाया है, ये साथ साथ देखिए कि बिल्कुल दोनों में आप, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी मेरा 2007 में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने परमानेंट ही सीधा ज्वाइन किया 2007 में, और मैंने इन सर्विस पीएचडी की 4 साल बाद की, तो मेरा 4 साल में 2011 में नहीं हो जाना चाहिए प्रमोशन? देखिए कैश 2018 ले लो या कैश 2010 ले लो, इसमें आपके जो आपका काउंट होगा पीरियड पहले प्रमोशन के लिए, वो आपका देखा जाएगा कि आप पीएचडी या एमफिल जो थी वो एंट्री लेवल पे थी कि नहीं थी। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन आप पीएचडी थे अगर, तो 4 इयर्स में यू विल गेट फर्स्ट प्रमोशन। अगर आप एमफिल थे फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, देन यू विल गेट दी प्रमोशन इन दी 5 इयर्स। और अगर ना एमफिल थे ना पीएचडी थे, ओनली आपकी एमकॉम थी या पोस्ट ग्रेजुएशन थी, देन यू विल गेट फर्स्ट प्रमोशन इन 6 इयर्स। तो एंट्री लेवल जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि एंट्री लेवल पे अगर मान ले, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ कि उनका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट का नोटिफिकेशन वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 3-4 दिन बाद आया, तो उनको भी 6 साल लग जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द व्हाट यू नीड टू सी। आराम से ब्लैक एंड व्हाइट में कहाँ है ये? नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ ना सीधा। इसका मतलब ये है ना कि 4, 5, 6 इयर्स ऑफ सर्विस विद पीएचडी एमफिल पीजी एट एंट्री लेवल। आप उठा के देखिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 देख लो या यूजीसी रेगुलेशन 2010 देख लो, वो एंट्री लेवल बोलता है, एंट्री। अच्छा ओके। मैं कुछ भी देखो, ऐसा है, एक चीज मैं बता दूं आपको कि जहां मुझे नहीं पता होगा, जहां मुझे कुछ भी डाउट होगा, मैं आपको बता दूंगा कि वहां पर डाउट का ग्रे एरिया है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा आपको कोई मिसगाइड करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है? मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव है ही नहीं। मेरा बस ये है कि आप लोगों को कुछ ऐसा हेल्प हो जाए जो एक प्लेटफॉर्म पे कि थोड़ा सा, मैंने भी देखा इतना पेनफुल है ये प्रमोशन, इतने दिन से नहीं हुए, तो कुछ चीजें समझ में आके सिंप्लीफाई हो जाए। जहाँ पे नहीं होगा, ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो टीचर लाइक यू, तो मैं भी आपको बता दूंगा कि भाई वहाँ पे चीजें ये नहीं है, वो देख दिया है। तो अत्री सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा एक बात मुझे पीएचडी के बारे में। अत्री सर, हेलो, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, देन वी कैन टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। कन्फ्यूज ना कीजिए, पीएचडी के बारे में ये है कि अगर 4 साल एंट्री लेवल पे पीएचडी नहीं है आपकी, और 4 साल बाद जो ही पीएचडी आपकी होती है, उस दिन आपका एलिजिबिलिटी ड्यू हो जाता है। बाकायदे यूजीसी का लेटर है इस पे। भाई साहब ऐसा है, तो यूजीसी का लेटर है ना, वो आप अभी तक किसी का प्रमोशन हुआ तो बताइए? किसी का हुआ नहीं, लेकिन लेटर अरे हो ही नहीं सकता भाई साहब, एंट्री लेवल। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, आप वो लेटर जो है सही कह रहे हैं। ऐसा है, वो लेटर शेयर कर दीजिए, वो लेटर शेयर कर दीजिए। लेट अस कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। सूरज जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लेटर शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं प्रमोशन वाले। आई विश कि आपका ऐसा नहीं लिया जाए, लेकिन मैं आपको जो 2010 में लिखा हुआ है, 2018 में लिखा हुआ है, वो यही लिखा हुआ है, ठीक है? चाहते तो एंट्री लेवल लिखा हुआ है। आप देखो, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, मैं आपको यही दिखा देता हूँ, अगर दिखाई देता हूँ आपको। ये नहीं, प्लीज वीडियोस ऑफ कर लीजिए, वीडियोस ऑफ कर लीजिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो सुन नहीं पा रहे हैं बिकॉज स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। अरुण, आई सजेस्ट, ऑडियंस भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप प्रेजेंटेशन खत्म कर लीजिए, देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस। Please switch off your video. Some people are having problems in hearing him. Videos off कर लीजिए प्लीज। वीडियोस ऑन करने से कोई एक्स्ट्रा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा हमारा, उतना ही सुनाई देगा। थैंक यू। तो ये एक रिफ्रेशर, एक ओरिएंटेशन, देखिए जो भी है 4 साल, 5 साल, 6 साल जो भी है, ये पीएचडी विदाउट पीएचडी और एमफिल और पीएचडी जो ये तो है ही। साथ में कैश 2018 में एक ओरिएंटेशन है और एक रिफ्रेशर है, या 2 एफडीपी हैं 1 वीक ड्यूरेशन की।
मैं आपको बता दूं, एक पहले ही बता दूं ताकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज थी कि क्या हमारा ये जो ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर का है उसका क्या है। 31 दिसंबर 2018 से पहले 2018 से पहले जिसका भी प्रमोशन ड्यू है उसको रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है अंडर कैश करियर एडवांसमेंट स्कीम। वो ये नहीं, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो 2018 में नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2010 में नहीं है, मतलब लेकिन ऐसा नहीं है। आप 2010 ले लीजिए या 18 ले लीजिए, दोनों में ही आपका अगर 31 दिसंबर 2018 से पहले प्रमोशन ड्यू है तो वो आपको मैंडेटरी नहीं है रिक्वायरमेंट। उसकी वजह से आपकी अगर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से आपका असेसमेंट पीरियड नहीं खिसकेगा। आपका मान लीजिए प्रमोशन 2013 में दिसंबर 2013 में ड्यू होता था और आपने रिफ्रेशर किए वो 2014 में किए, तो उसकी वजह से आपका प्रमोशन 2014 में नहीं जाएगा क्योंकि वो 31 दिसंबर 2018 से पहले है। अगर 31 दिसंबर 2018 के बाद आपका प्रमोशन ड्यू हो रहा है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी एक्सटेंड होती चली जाएगी जब तक आप रिफ्रेशर या जो भी आप ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर वो नहीं कर लेते। तो देखिए कि इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक रिफ्रेशर है, यहाँ भी एक रिफ्रेशर है, यहाँ एक ओरिएंटेशन है, यहाँ भी है, बाकी पीएचडी एमफिल पीजी वो तो है ही। और ये देख लीजिए, लेकिन जो नीचे का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज है। कैस में 2018 में टीचर शुड बी प्रमोटेड इफ ही गेट्स सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड in annual performance assessment reports of at least 3, 4, 5 of last 4, 5, 6 years of the assessment period as the case may be as specified in Annexure 6 and the promotion is recommended by screening cum evaluation committee। तो इसमें भी screening cum evaluation committee है 2018 में, क्योंकि 2010 में भी screening cum evaluation committee होती थी। वो बात अलग है, कुछ लोग बोलते थे इंटरव्यूज है, लेकिन वो इंटरव्यूज के बेसिस पे आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता कोई भी, वो इंटरव्यू में कन्वर्ट कर लेते थे, एक तरह से स्क्रीनिंग है वो। और इवैल्यूएशन है आपके क्लेम का, जो आपने क्लेम किया है उसको इवैल्यूएट करने वाली बात है। तो अगर वो 2 क्वेश्चन पूछ भी रहा था वो अंदर, तो वो लेकिन उस बेसिस पे आप अगर नहीं भी बोलेंगे उसको कुछ तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। उनका सिर्फ ये काम है कि आपने जो क्लेम किया है, जो पॉइंट्स क्लेम किए उनको स्क्रीन करना, उनको देखना, इवैल्यूएट करना कि वो है या नहीं है। तो ए टीचर शैल बी प्रमोटेड इफ ही गेट्स रिलैक्स्ड एपीआई स्कोर 20 दैट इज कलेक्टिवली इन कैटेगरी 2 और 3। अभी जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये 20 पॉइंट्स देखे जाएंगे। अगर आपका असेसमेंट ईयर जो है, पीरियड जो है वो 4 साल है या 5 साल है या 6 साल है, इनमें से कोई भी है तो वो 4 साल में 20 देखे जाएंगे या 5 साल में 20 देखे जाएंगे, 6 साल में 20 देखे जाएंगे एज पर कैश 2010। इन कैश 2018 इट इज अपार। अपार जो है ना, ये एक चीज आई है जो कि यूजुअली गवर्नमेंट्स में होती है कि एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, जो अप्रेजल रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, ये आपको हर साल लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आपका असेसमेंट ईयर 4 साल का है तो उसमें से 3 साल की अपार आपकी कम से कम गुड या सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए आपको 4 सालों की, लेकिन उसमें से 3 गुड या सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। अगर 5 साल है तो उसमें से 4 की गुड होनी चाहिए, मतलब 1 की खराब हो सकती है, आपकी 1 साल की खराब हो सकती है। कहने का मतलब ये है। नाउ अगर आपको सेकंड प्रमोशन लेना है, जो सीनियर असिस्टेंट से सिलेक्शन ग्रेड, ये असेसमेंट रिपोर्ट हमें देगा कौन? प्रिंसिपल? आई विल कम टू इट। और अगर उस दौरान प्रिंसिपल चेंज हो गए हो तो मैं सब बताऊंगा, मैं बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि एचओडी चेंज होगा। कई लोग तो रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर भी हो गए, प्रिंसिपल रिटायर हो गए, ठीक है। राइट। तो दूसरा जो प्रमोशन है वो सेकंड सीनियर असिस्टेंट सीनियर स्केल से हमारा सिलेक्शन ग्रेड का जाता है, जिसको हम 7 से 8,000 कहते हैं। तो उसमें हमारी ये रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे दोनों में सेम ही है कि हमें 5-5 साल रुकना है। स्टेज उसमें 2 में होना चाहिए हमारा। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो रिफ्रेशर कोर्सेज की है। वो हमारे कैश 2010 में 1 रिफ्रेशर कोर्स चाहिए था हमें, लेकिन अब हमें 2 रिफ्रेशर कोर्स चाहिए होंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आप मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जी जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है रिफ्रेशर की तो यहाँ पे क्यों डाला हुआ है 31 दिसंबर 2018 से पहले रिक्वायरमेंट। भाई ये कैश 2018 तो जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती जब तक तो यही रहेगा ना। तो लोगों के ऐसे भी तो लोग हैं जो अभी ज्वाइन करेंगे और वो आगे भी प्रमोशन लेंगे, तो उनके लिए तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे डला हुआ है। और जो इनका प्रमोशन क्राइटेरिया है सेम वो ये सेटिस्फैक्टरी या गुड चाहिए अपार में 5 में से पिछले 4 सालों में। और यहाँ पे कैश 2010 में आपको 50 पॉइंट चाहिए। 50 पॉइंट वही कैटेगरी 2 और 3 के मिला के चाहिए। रिलैक्सेशन के मतलब ये वाला रिलैक्स्ड वाला है, मतलब कैटेगरी 1 में तो नहीं चाहिए, कैटेगरी 2 और 3 के मिला के चाहिए। somebody was saying कि वो कैटेगरी 3 में, अगर किसी ने बोला है कि कैटेगरी 3 में अगर पॉइंट्स नहीं है तो वो नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं यहाँ पे कि ये देखिए,
ये जो यूजीसी का ओरिजिनल रेगुलेशन आया था, इसमें गलती थी। गलती ये थी कि उन्होंने यहाँ पर कैटेगरी 3 लिख के छोड़ दिया था। अगर आप देखेंगे तो ये कैटेगरी 3 लिख के छोड़ दिया था यहाँ पे उन्होंने। उसकी वजह से काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि क्या मतलब एक मिनट, लेकिन अगर हम ये देखें ना, हमारा जो यूनिवर्सिटी ने जो अडॉप्ट किया है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो साफ कहता है, वो सीधा सीधा बोलता है कैटेगरी 2 और 3 को मिला के। एक मिनट बस, मैं एक्चुअली स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकता था, लेकिन पीपल जस्ट वांट टू नो। मेरे को मतलब मेरे पास क्वेरीज आती है, बोलते हैं पेज नंबर बताओ, बिल्कुल हमें दिखाओ, वहीं पे दिखाओ। तो ये देखो आप, ये जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है। देखिए इस पे ये यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर रखा है, ये इसी रेजोल्यूशन है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिनिमम एपीआई टोटल अंडर कैटेगरी 2 एंड 3 20, 50, 45। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, इसमें दिखाऊं, देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे इसमें लिख दिया रिसर्च एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कैटेगरी 3 20 असेसमेंट पीरियड, 50 असेसमेंट 45 और एक्सपर्ट असेसमेंट सिस्टम स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन। जबकि मैं यूनिवर्सिटी वाला देखता हूं तो वहां पर आप देखिए कि हमारे को बोलता है ये मिनिमम टोटल एपीआई स्कोर अंडर कैटेगरी 2 और 3। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको सही करके अडॉप्ट किया है, तो इसलिए कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल कैटेगरी 2 और 3 ये क्लियर है कि हमें कैटेगरी 2 और 3 में मिला के ही हमारे को 50, 20 या 45 पॉइंट चाहिए। अच्छा, थर्ड प्रमोशन हम देखते हैं, जो सिलेक्शन ग्रेड से एसोसिएट प्रोफेसर में जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? पहली रिक्वायरमेंट वही है, 3 इयर्स होना चाहिए, 3 साल के बाद हमारा प्रमोशन होगा। मतलब अगर हम 3 साल हो गए हमारे को सिलेक्शन ग्रेड में, तो हम एसोसिएट प्रोफेसर पे मूव कर सकते हैं। साथ में अब जो मेजर डिफरेंस है वो देखिए क्या है। कैस 2018 में हमारे पास पीएचडी होनी जरूरी है, लेकिन कैस 2010 में, ये कॉलेज टीचर्स की बात कर रहे हैं हम, कैस 2010 में पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन एक पंगा था, एक पंगा ये है उसमें कि एटलीस्ट 3 पब्लिकेशंस होनी चाहिए इन द एंटायर पीरियड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। 12 साल के जो हमारा पीरियड निकला है उसमें 3 हमारी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। However, in case of college teachers, an exemption of 1 publication will be given to MPhil holders and an exemption of 2 publications will be given to PhD holders. तो ये जो 2 वाली है ना कि 2 पब्लिकेशन की एग्जेम्पशन मिलेगी पीएचडी होल्डर में, वो इट डजंट मेक सेंस। राइट, डजंट मेक सेंस। अगर आपकी पीएचडी है ही तो फिर तो आप कैस 18 ले लेना, फिर इसमें क्यों जाना रिलैक्सेशन, आप पब्लिकेशन की रिलैक्सेशन क्यों लेनी। लेकिन उस पीरियड में, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी 3 पब्लिकेशन जरूर होनी चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन कि अगर ऐसा क्या कि जिन लोगों का पीएचडी भी नहीं है, जिन लोगों की पब्लिकेशन भी नहीं है, तो उनको क्या मिलेगा? उनको फिर एसोसिएट प्रोफेसर में उनकी जब तक उनकी या तो पीएचडी नहीं हो गई या उनकी 3 पब्लिकेशन नहीं हो गई, उनका असेसमेंट पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा आगे तक। तो उन 12 साल में आपके 3 पब्लिकेशन होने चाहिए। तो ये जो एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट है ना कि आप अगर पीएचडी नहीं है तो आप कैस 2010 ले लो, लेकिन आपकी पब्लिकेशन तो होनी चाहिए, 3 पब्लिकेशन होनी चाहिए। अगर 3 पब्लिकेशन नहीं है तो फिर आप फंस जाएंगे। तो कम से कम वो 3 पब्लिकेशन है, तभी आपकी पीएचडी का वेवर है। नाउ व्हाट यू कैन सी इज अगेन, ये देख सकते हैं आप कि इसमें सेटिस्फैक्टरी या गुड ग्रेड चाहिए। वो अपार का स्टैंडर्डाइज्ड है, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या है अपार में सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड कैसे आएगा। और जो प्रमोशन क्राइटेरिया है जो कैस में था वो 45 का स्कोर है कलेक्टिवली इन कैटेगरी 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी आ जाएगी। जो आपकी पहली 2 स्टेज थी उनमें स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी थी, जो कि इंटरव्यू नहीं करती थी, नहीं कर सकती। और जो ये यहाँ पर है जो थर्ड प्रमोशन है उसमें आपका सिलेक्शन कमेटी आ गई है। अब now the selection committee will do it।
अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर वाली। तो मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है जिसमें ये लोगों ने पूछा कि क्या प्रोफेसरशिप जो है वो 2018 में आई क्या पहली बार? ऐसा नहीं है, कैश 2010 में भी प्रोविजन है प्रोफेसरशिप का। मतलब आप एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर भी प्रमोट आप हो सकते थे, कैश 2010 में भी हो सकते थे, 18 में। लेकिन फायदा अब देखिए कि कहाँ पे डिफरेंस कहाँ है वो मैं बताता हूँ आपको। कैश 2018 में आपको 3 साल एसोसिएट बने रहना होगा। मतलब वंस यू आर आप एक बार एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, आपको 3 साल हो गए और आपकी पीएचडी भी है, फिर देखा जाएगा आपकी 10 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं क्या पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, जिसमें से 3 जो है ना शुड बी पब्लिश ड्यूरिंग द असेसमेंट पीरियड। जो आपका वो 3 साल का पीरियड है उसमें 3 पब्लिश उस टाइम पे होनी चाहिए और टोटल आपकी 10 होनी चाहिए। 10 वो पहले कभी भी हो, लेकिन 3 जो है वो आपकी इस असेसमेंट पीरियड में ही होनी चाहिए। और 110 का रिसर्च स्कोर होना चाहिए, जो अपेंडिक्स इन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से 110 का रिसर्च स्कोर होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा कि एपीआई वो सिर्फ और सिर्फ कैश 2018 में प्रोफेसरशिप के लिए है, वो बाकी एसोसिएट या सिलेक्शन ग्रेड या सीनियर स्केल के लिए नहीं है। बाकी जो कैश 2010 था उसमें ये जो एपीआई है वो सारी स्टेजेस के लिए था। तो आप कंपैरिजन करिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोफेसरशिप में। अगर कॉलेज वाली थोड़ी सी बात अजीब लगेगी लोगों को कि यार अभी तो हमारा पहला प्रमोशन नहीं हुआ, ये प्रोफेसरशिप की बात कर रहा है, लेकिन है कुछ लोग हैं जो ये इसमें भी इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, तो 2 मिनट सुन लीजिए कि अगर हम ये देखें कि इसमें क्राइटेरिया जो है वो यही है कि 110 पॉइंट होने चाहिए और हमारी जो अपार है वो 3 में से 2 जो है वो सेटिस्फैक्ट्री या गुड होनी चाहिए, और हमारी सिलेक्शन कमेटी होगी वही सिलेक्शन कमेटी जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसरशिप में होती है। अगर आपने कैश 2010 में, बस मैं इतना कहूंगा कि कैश 2010 में प्रोफेसर में थोड़ा सा मुश्किल है बनना, कैश 2018 में आसानी है। रीजन क्या है कि जो आप देखिए कि जो कैश 2010 में जो प्रोफेसरशिप का है वो बात वही है कि 3 साल होने चाहिए आपको एसोसिएट बने हुए, और पीएचडी आपकी होनी चाहिए, और मिनिमम ऑफ 5 पब्लिकेशन होनी चाहिए सिंस द पीरियड दैट द टीचर इज प्लेस्ड इन स्टेज 3। जब आप स्टेज 3 में आए हैं, स्टेज 3 होती है आपके सिलेक्शन ग्रेड की, स्टेज 1 होती है जब आप ज्वाइन करते हैं, स्टेज 2 होती है जब आप सीनियर स्केल में जाते हैं, स्टेज 3 होती है जब आप सिलेक्शन ग्रेड में जाते हैं। तो सिलेक्शन ग्रेड से एसोसिएट और एसोसिएट से जब आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो 6 सालों में, कहने का मतलब है कि 6 सालों में आपकी 5 पब्लिकेशन अगर होंगी, कैश 2010 के हिसाब से आप एलिजिबल होंगे। और एपीआई जो है वो कैटेगरी 2 और 3 को मिला के यहाँ पर भी रिलैक्स्ड है, वो 60 होना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ और कुछ कंडीशंस भी लगी हुई हैं। वो ये है कि इन केस ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस में ये प्रोफेसरशिप की बात हो रही है, आपको 6.5.1 और 6.5.2 2 क्लॉज हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। ये वाले जो मैंने एंड में ये मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, नोट इन केस ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस प्रमोशन टू दिस विल बी देयर। 6.5.1 और 6.5.2 है क्या? 6.5.1 कुछ नहीं है, वो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस के लिए है। 6.5.1 और 6.5.2 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस के लिए है। जैसे किसी कॉलेज में हमारे एमकॉम है तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो जाएगा। तो उसमें कैपिंग है कि 10% से ज्यादा पूरे कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर जितने भी हैं उनके 10% से ज्यादा जो है वो प्रोफेसरशिप नहीं हो सकती, और हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट होगी, एक से ज्यादा नहीं होगा प्रोफेसर। तो ये थोड़ा सा ये कैपिंग है, ये लिमिटेशन है कि इतने ज्यादा प्रोफेसर हो नहीं सकते, लेकिन ऐसी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है 2018 के अंदर। तो अगर मैं ये कहूं कि कैश 2010 में प्रोफेसरशिप 2018 में ही आई तो गलत है, कैश 2010 में भी थी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हाँ कैश 2018 में बहुत रिलैक्स्ड है और बहुत आसानी से हो सकता है, तो ये बात सही है। अब ये देखिए कि जो हम अपार की बात कर रहे हैं, अब आप देखें कि हर एक क्राइटेरिया में जो बोला गया वो ये बोला गया कि 4 में से 3, 5 में से 4, 6 में से 5 उनके गुड या सेटिस्फैक्टरी ग्रेड होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली 2 एक्टिविटीज हैं। जो हमारी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है, इसमें हमारी 2 एक्टिविटीज हैं। 2 एक्टिविटीज हैं कौन सी? एक तो टीचिंग की है और दूसरा है, देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो हमारा कैश 2010 था उसमें जो कैटेगरी 1 थी हमारी, वो टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन थी। अब लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे अपार में सीरियल नंबर एक्टिविटी 2 में एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ड्यूटीज जो बी पॉइंट पे है,
ये कैश 2010 में कैटेगरी 1 में थी, मतलब वहां पे इवैल्यूएशन थी। लेकिन अब फायदा ये है यहाँ पर कैश 2018 में कि आपने अगर इवैल्यूएशन ड्यूटी दी है तो वो भी एक एक्टिविटी काउंट होगी। पहले वो इवैल्यूएशन ड्यूटी जो देते थे, एग्जामिनेशन की जो इवैल्यूएशन ड्यूटी, एग्जामिनेशन ड्यूटी जो हम देते थे, इन्विजिलेशन जो करते थे, वो पहले टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन की पार्ट उसमें आती थी। अभी हम जो ये ड्यूटी करेंगे तो ये एक सेपरेट एक्टिविटी में आएगी, जो कि वो पहले कैटेगरी 2 की एक्टिविटी में नहीं आती थी। तो अगर हमारी 2 ही एक्टिविटीज हैं, तो अगर हमारी जितनी भी हमें क्लासेस असाइंड हुई हैं, इंक्लूडिंग ट्यूटोरियल्स को मिला के, प्रैक्टिकल को मिला के, लैब को मिला के, उसकी जितनी हमने क्लासेस ली हैं, सभी लोग लेते हैं, ये डीम्ड है। अगर किसी को कोई शो कॉज नोटिस नहीं मिला, अगर किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कभी क्लासेस ना लेने पे, तो वो इसका मतलब ये है कि उसने 80% से ऊपर तो क्लासेस ली हैं। तो ये बोलता है कि अगर 80% एंड अबव है तो वो गुड है, बिलो 80% है बट 70% एंड अबव है तो सेटिस्फैक्ट्री, और लेस देन 70% तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। ये मत सोचिए कि मैं छुट्टी चली गई या छुट्टी चला गया तो वो पीरियड को टोटल करके कहेंगे कि तुम तो आधे साल छुट्टी पे थे, वो नहीं काउंट होगा। वो मैं आऊंगा उस पर, अभी बाद में आऊंगा, आई विल कम टू दैट। तो अभी ये वो है कि जो टोटल नंबर क्लासेस जितनी मेरी को असाइन थी उस पीरियड में और जितनी मैंने ली, अगर वो 80% से ज्यादा ली तो वो गुड है, अगर मैंने वो 80% से कम ली तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, अगर 70% से नीचे चला गया तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये तो सभी का गुड मिलेगा। पहली वाली एक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सभी का गुड मिलेगा। जो सेकंड एक्टिविटी है वो इन्वॉल्वमेंट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज या रिसर्च एक्टिविटीज में, उसके अंदर 7 सब कैटेगरीज हैं। देयर आर 7 सब कैटेगरीज इन दिस सेकंड एक्टिविटी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हैं, सच एज हेड, चेयरपर्सन जो भी लेते हैं, एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन ड्यूटी है, या स्टूडेंट रिलेटेड को करिकुलर एक्सटेंशन, या जो भी हमारी एनसीसी, कोई भी हम कन्वीनरशिप भी रहे ना, किसी कमेटी के कन्वीनर रहे हैं या किसी कमेटी में मेंबर भी रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर ही आएगा। हमने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, कोई वर्कशॉप किया है, क्या हमने कोई पीएचडी स्टूडेंट को गाइड किया है, हमने कोई मेजर या माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, या एटलीस्ट 1 सिंगल और जॉइंट पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्ट ऑफ या मैंने कोई कम से कम एक या कोई जॉइंट एक पब्लिकेशन मैंने की है पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्ट में। तो ये 7 सब कैटेगरीज हैं। अगर आप देखिए, अगर आप एक भी कैटेगरी को फुलफिल कर देते हैं तो आप सेटिस्फैक्ट्री में चले जाएंगे। सेटिस्फैक्ट्री 1, 2 है। और हमें जो अभी मैं बताऊंगा कि ओवरऑल ग्रेडिंग कैसे बनेगी। एक तो ये इंडिविजुअल ग्रेडिंग है एक्टिविटीज में 1 और 2 में, और एक ओवरऑल ग्रेडिंग बनेगी जो कैटेगरी 1 और 2 को मिला के, मतलब ये सीरियल नंबर एक्टिविटी को मैं कैटेगरी 1 और 2 कैश 2010 को उसमें ना करते हुए यहाँ बोलूंगा सीरियल नंबर एक्टिविटी 1 या एक्टिविटी 2, इनको हम बोलेंगे एक्टिविटी 1 या एक्टिविटी 2, वहां पे हम बोल देंगे कैटेगरी 2, 3, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 के अंदर 7 सब एक्टिविटीज हैं। अगर एक भी एक्टिविटी आपने कर दी है तो वो आप सेटिस्फैक्ट्री में चले जाएंगे। अगर आप देखिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सभी ने की होगी, वो एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन ड्यूटी है। वो इवैल्यूएशन ड्यूटी आप सभी ने की है, तो एक एक्टिविटी तो सभी की हो जाएगी। और अगर आपने एज ए मेंबर काम किया है तो इवन अगर कोई एडॉक रहा है, अपना एडॉक एक्सपीरियंस काउंट कराना चाह रहा है, तो उस कॉलेज से वो लिखेगा। वो कॉलेज जो है, अब एक बात अभी जो पीछे किसी ने पूछी थी और मैं उसको बताना भी चाह रहा था कि ये जो है ये अपार मुझे किससे लानी पड़ेगी। अगर मैं पीछे किसी एडॉक टीचर, मैं एडॉक था, मेरा खुद जैसे वोकेशनल कॉलेज में था या अरविंदो कॉलेज में था या किसी कॉलेज में था, तो मैं अगर वहां से मैं किससे लिखा, वो टीचर इंचार्ज है या नहीं है या उससे कोई मतलब नहीं है। मैं वहां पर उस जो भी टीचर इंचार्ज, वहां का जो प्रेजेंट टीचर इंचार्ज है वो भी कर सकता है, या जो वो टीचर इंचार्ज थे वो भी कर सकते हैं। वो ये करेंगे कि फॉर दैट पीरियड, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज की डेट में कर रहे हैं, लेकिन ही इज सर्टिफाइंग इट फॉर दैट पीरियड, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन कौन करेगा और किसके थ्रू मूव होगी। तो वेरिफिकेशन में तो एचओडी लिखा हुआ है, टीचर इंचार्ज लिखा हुआ है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब कोई और भी कर सकता है, प्रिंसिपल भी कर सकता है। अगर वो प्रिंसिपल उस कॉलेज का वो करना चाहे तो वो भी करके दे सकता है, सर्टिफाई करके कि हाँ जी ये उसने ये टीचिंग तो की थी 80%, उसको मतलब उसको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने आपको जब नोटिस नहीं दिया कि भाई, आप बहुत लोगों को ये ना कि वो देगा नहीं देगा, आपको उसको देना चाहिए, उसको देना भी पड़ेगा कि 80% से अबव। तो जब उसने कुछ कहा नहीं, जब वहां कभी नोटिस नहीं दिया कि भाई क्लासेस तो इट इज डीम्ड कि 80% से ऊपर दिया ही है, और इवैल्यूएशन ड्यूटीज तो हुई है, वो सब एग्जामिनेशन ड्यूटीज तो सबने की है। तो आप अगर आपके पास इवैल्यूएशन का भी पढ़ा हुआ है ना, उस टाइम का आपने पेपर इवैल्यूएशन किए हैं, उसका कोई लेटर पढ़ा हुआ है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। तो
तो ये तो सभी की एक्टिविटी मिल जाएगी। तो आप उस कॉलेज से जाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे कि आई हैव पार्टिसिपेटेड, आई हैव टॉट इन दिस, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो होगा ही जो उन्होंने दिया हुआ है, बस उसको ये आपने ये लिखवाना है कि आई हैव प्लीज सर्टिफाई दैट आई हैव टेकन द क्लासेस मोर देन 80% एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्टिविटीज। वो आप क्लेम करके ले जाइए कि मैंने कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। आपको लगता है कि आपने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, किसी कमेटी में भी किया है, तो वो कमेटी का कन्वीनर जो था वो अगर वो मिल जाता है वो सर्टिफाई कर देगा, या आपका नाम किसी कमेटी लिस्ट में था या मिनट्स में आया था, उसको आप प्रूफ लगा दीजिए, आपको किसी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन है तो उसको एचओडी वो कर देगा जो भी था, और प्रिंसिपल की स्टैंप लगा के वो अपने पास ले आइए आप। या एचओडी नहीं कर रहा, सीधा प्रिंसिपल भी रिकॉर्ड से वेरीफाई करा के, ऑफिस से रिकॉर्ड वेरीफाई करा के वो दे सकता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो एक्चुअली में वही एचओडी करेगा या दूसरा एचओडी करेगा, प्रेजेंट एचओडी भी कर सकता है जो वहां पर है, या पुराना एचओडी भी कर सकता है, या जो है ना प्रेजेंट प्रिंसिपल है वो उसको वेरीफाई कर सकता है, वो दे सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब रही बात इसकी कि आज की डेट में अगर मुझे अरुण, यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन था, क्वेरीज जो आई थी कि अपार का पीरियड क्या रहेगा, विल इट बी जुलाई टू मई, कैसे लेंगे? देखिए ये अपार का जो है ना, अगर आप देखेंगे अपार पे ऊपर लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर है, ठीक है। अब वो एकेडमिक ईयर जो है ना वो, अब लेकिन प्रमोशन की डेट सबकी अलग अलग होती है। यस, वही कंफ्यूजन है। हाँ, तो आप अपनी अपार जो लाएंगे, आप तो उसी पीरियड की लाएंगे ना, जिस पीरियड में आपने पढ़ाया वो कॉलेज तो वही देगा ना, तो वो अपार लगा दीजिए आप। अगर आपका वो पीरियड ओवरलैप कर रहा है किसी दूसरे में, तो एक अपार और लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। बेसिकली तो वो वहीं से काउंट हो जाएगा। अगर मैंने मान लीजिए अगस्त से ज्वाइन किया तो मेरा उस पीरियड का है, मतलब कहने का मतलब ये, अगर मैंने किसी में सितंबर में ज्वाइन किया किसी कॉलेज मान लीजिए, और मेरा अब मई में खत्म हो गया था, तो मेरा एकेडमिक ईयर तो वहीं से शुरू हुआ ना, पीछे का खत्म हो गया मेरा, तो वो 8 या महीने का ही शुरू हुआ, तो 8 महीने की असेसमेंट होगी ना मेरी उस साल में। मतलब स्ट्रिक्टली तो फिर हम एकेडमिक सेशन में ही जा रहे हैं, अब उसमें मेरा असेसमेंट पीरियड जितना भी पड़े, हाँ वो जितना भी पड़े उससे कोई मतलब नहीं। 8 महीने तो 8 महीने का मैं देख लूंगा 80% अबव है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये दो एक्टिविटीज हैं जो हमें अपार में लेनी है। एक हमारा क्लास 80% से ऊपर होना चाहिए, दूसरा हम एक, या मतलब मैं तो एक पेसिमिस्टिक सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आपने एग्जामिनेशन ड्यूटी की होगी, तो एग्जामिनेशन ड्यूटी की है तो एक एक्टिविटी में आ गया। अगर मान के देखिए अगर एक एक्टिविटी की आपने और गुड है आपका टीचिंग, तो आपका ग्रेड क्या बनेगा? देखो वहां पे प्रमोशन हो रहा है आपका गुड या सेटिस्फैक्ट्री, ओवरऑल, इंडिविजुअल नहीं, गुड या सेटिस्फैक्ट्री ओवरऑल ग्रेडिंग। तो ये देख लेते हैं कि क्या बनता है। देखो ओवरऑल ग्रेडिंग अगर टीचिंग में गुड है और सेटिस्फैक्ट्री या गुड है एक्टिविटी 2 में, जो कि आपकी वो जो आपकी दूसरी एक्टिविटीज हैं, तो आपको ओवरऑल ग्रेडिंग गुड मिलेगी। तब टीचिंग गुड होना जरूरी है। आपकी जो सेकंड एक्टिविटी है चाहे वो सेटिस्फैक्ट्री हो या गुड हो, तो सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या है? अगर 1 में भी पार्टिसिपेट किया है, देखो ना ये वाला क्या था, ये था कि सेटिस्फैक्ट्री 1 या 2 एक्टिविटीज, तो मतलब एक एक्टिविटी में भी किया तो वो सेटिस्फैक्ट्री होगी। सेकंड एक्टिविटी ये इन्वॉल्वमेंट वाली स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है, और टीचिंग से गुड होगी तो आपकी ओवरऑल गुड होगी। सर बट रेट्रोस्पेक्टिव कहाँ से लाएंगे? मैं बता तो रहा हूँ, वही तो मैंने बताया आपको कि उस कॉलेज में जाना पड़ेगा ना आपको। नहीं सर, अगर सेम कॉलेज में है, अगर सेम ही कॉलेज में है तो विल द प्रिंसिपल विल गिव दिस इन राइटिंग, क्योंकि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कि अरे क्यों नहीं देगा आपके वो क्यों नहीं देगा प्रिंसिपल? जो भी प्रिंसिपल है उसको ये रिकॉर्ड इसको देने में क्या प्रॉब्लम है कि टीचिंग आपने 80% कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में ये है कि आपको नोटिस मिला है या कोई चिट्ठी मिली है। And what about evaluation sir? Teaching evaluation भी रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन ड्यूटी मेरे को लगता है एग्जामिनेशन ड्यूटी कॉलेज में सबके लगती है, सब सर्कुलेट होती है और ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट होता है वो, ठीक है। हाँ, but that is not in records, neither in college, not with us. नहीं वो तो कॉलेज की प्रॉब्लम है। कॉलेज कैसे कह देगा कि एग्जामिनेशन ड्यूटी रिकॉर्ड में नहीं है उसकी? कॉलेज को तो देना पड़ेगा ना। अब देखिए हाँ सब वही, अगर प्रिंसिपल अपने उस पर ही कह दे कि जी मैं कर ही नहीं रही प्रमोशन, तो वो तो प्रमोशन ही नहीं कर रहे थे इतने सालों से, तो वो जो फॉर्म ही नहीं भेज रहे थे, तो या तो फिर एक दूटा को चाहिए कि सबको लाइसेंसी रिवॉल्वर दे दे, सब उनके कंपनी पे लगाए जाके कि भैया हमारे को करो प्रमोशन, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो वी हैव टू प्रेस अपॉन इट। हमारी स्टाफ एसोसिएशन होती है, हमारी डूटा है, हमारे और सारे टीचर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वी गो एंड विल से कि आपको प्रॉब्लम क्या है देने में, व्हाई एंड प्रिंसिपल्स आल्सो नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड। उनको ये थोड़ा है कि टीचर मतलब वो कभी टीचर नहीं रहे क्या? तो ये इनका ये अप्रोच, तो हमने ये देखा किसी की आवाज आ रही है, कोई बच्चा शोर मचा रहा है। हाँ
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मतलब वी हैव टू रिक्वेस्ट आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड आइदर द हेड ऑफ द कराइए, वो करेंगे, अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक एक्टिविटी तो उन्होंने एग्जामिनेशन एक्टिविटी लेनी है। या ठीक है सर, थैंक यू। ये म्यूट कर लीजिए प्लीज, हुस्नारा जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अत्री जी, मेरा एक इसमें ये सुझाव है कि जैसे आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं एक्सपीरियंस वाले, उसमें एक नीचे लाइन लिखी होती है कि इनका काम सेटिस्फैक्टरी था, तो आपका सॉल्यूशन वहां से नहीं हो जाएगा? देखो मैं बताऊं, हमारे को तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम ये जो फॉर्म भरेंगे ना, पीबीएस फॉर्म भरेंगे, इसके साथ हमें अपार लगाना है। अपार जो है वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है सेपरेट, और उसको उसको आपको भरना है। उसके सपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट लग सकता है, लेकिन वो अपार तो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा सर। ओके सर, अपार का कुछ फॉर्मेट है क्या, या सिंपल लैंग्वेज में चलेगा? सर पहले प्रेजेंटेशन कर लीजिए प्लीज। आप संदीप बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज से पहचान लिया मैंने, आप संदीप हैं? यस सर, यस। तो संदीप आपको तो अपने कॉलेज में ही मैंने व्हाट्सएप पे अपना फॉर्म बना के कॉलेज का डाल दिया है, अपार का भी, वो देख तो लेते। अरे नहीं सर, वो तो कॉमन में देख रहा था, वो तो कॉमन है ना पूरा। अरे कॉमन नहीं है, वही भाई साहब, वही अपार है। हाँ मनोज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेडीज रिक्वेस्ट कर रही है, सबका डिनर टाइम। ठीक है सर, मैं देखता हूँ दोबारा। थैंक यू। नाउ ये देखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आ रही है वो ये है कि भाई हमने मैटरनिटी लीव ली थी, चाइल्ड केयर लीव ली थी, स्टडी लीव ली थी, मेडिकल लीव ली थी। तो अब हमारा क्या होगा? अब कुछ ऐसी क्वेरीज भी आई हैं कि भाई मैंने 2 साल का ये पीरियड था, चाइल्ड केयर था, 2 साल की मेरी स्टडी लीव है, तो 3-4 साल तो छुट्टी पे निकल गए, तो अब मेरे उस पीरियड का क्या होगा? नाउ अब देखिए, ये नोट लिखा है इन्होंने, ये लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द ग्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ सीरियल नंबर 1 एंड 2। तो ग्रेडिंग एक्टिविटी क्या है? टीचिंग की। और सीरियल नंबर 2 पे है वो आपने जो पार्टिसिपेशन किया है या किसी रिसर्च पेपर में कहीं वो देखिए 7 एक्टिविटीज हैं उसमें, सीरियल नंबर 2 में 7 एक्टिविटीज हैं। ऑल सच पीरियड्स ऑफ ड्यूरेशन व्हिच हैव बीन स्पेंट बाय द टीचर ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेड लीव्स। तो ये सबसे पहले मार्क कर लीजिए इसको कि वो पेड लीव्स होनी चाहिए। कौन सी इन्होंने सच एज बोला हुआ है, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, स्टडी लीव, मेडिकल लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड डेपुटेशन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रेडिंग असेसमेंट। मान लीजिए कि 1 साल के अंदर मैं 9 महीने चाइल्ड केयर पे रहा, तो मेरा 9 महीने एक्सक्लूड हो जाएगा और 3 महीने मेरा बचा। 3 महीने की ग्रेडिंग जो है वो मेरे पूरे साल की ग्रेडिंग होगी। अब ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए वो 3 साल तक लगातार ही छुट्टी पे रहे, तो ये क्या बोलता है कि द टीचर शैल बी असेस्ड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन एंड द सेम शैल बी एक्स्ट्रापोलेटेड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ असेसमेंट टू अराइव एट द ग्रेडिंग ऑफ द टीचर। तो जो पीरियड बच गया उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे पूरे असेसमेंट पीरियड के लिए। मतलब अगर 3 साल आप छुट्टी पे रहे और 5 साल आपका पीरियड है, तो जो 2 साल का पीरियड बचा उसको 5 साल का मान लेंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे उसको, 5 साल का मान लेंगे। तो इसका मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका प्रमोशन उसी डेट पे हो जाएगा। लेकिन देयर आर थोड़े से, देखो मैंने काफी इसमें डिस्कशन किया लोगों से, अलग अलग लोगों से किया, यूनिवर्सिटी में भी किया, और जो अलग हमारे जो इसके काफी जो लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग फोरम्स पे, उनसे भी बात की। तो जो ये बात निकल के आई, तो अगर ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें 3 साल 5 साल मेरा असेसमेंट पीरियड बनता है, तो 3 साल अगर मैं स्टडी लीव पे हूँ और 2 साल में चाइल्ड केयर पे हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि 5 का 5 छुट्टी पे चला गया। उसमें हम पॉजिटिवली ये मान के चल रहे हैं, हालांकि एवरीबडी इज विजुअलाइजिंग कि बहुत रेयर होगा ऐसा, क्योंकि कुछ पीरियड तो होना चाहिए, चाहे 1 महीने का हो, चाहे कुछ भी हो, 6 महीने का हो। अगर ऐसा है तो वो उसको भी एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे एंटायर पीरियड के लिए कर देंगे, क्योंकि इसमें जो आगे लाइन लिखी है ना, that is very important. The teacher on such leaves or deputation as mentioned above shall not be put to any disadvantage for promotion under caste due to his or absence from her teaching responsibilities, subject to the condition that such leave deputation was undertaken with the prior approval of the competent authority. मतलब वो जो लीव है वो सैंक्शनड लीव होनी चाहिए, तो वो किसी डिसएडवांटेज पे नहीं पुट करेंगे। तो इस सिनेरियो में अगर वो 4 साल या 5 साल भी छुट्टी पे है, तो उसको वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी ही है। तो इसलिए कोई इतना यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो 2018 में ये आया, तो अगर हम कैश 2010 ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा? देखिए, 2018 में ना
एक लेटर आया था यूजीसी का जिसने यही लैंग्वेज उठा के, यही पूरी लैंग्वेज उठा के 2010 पे भी अप्लाई कर दी। उसने कहा कि 2010 में तो एपीआई स्कोर चाहिए। अब देखिए हमारे को उसमें जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए सेकंड हम कैश 2010 ऑप्ट करते हैं और कैश 2010 ऑप्ट करते हैं तो हमारे को 5 साल का हमारा असेसमेंट पीरियड है और उसमें हमें 50 का स्कोर चाहिए। तो वो 50 का स्कोर चाहिए, तो अगर हमारा वो 3 साल में ही हो जाता है या हमारा 2 साल में वो 50 का स्कोर हो जाता है तो हमारे को वी आर नॉट गोइंग टू माइंड दैट 3 years विच हैव बीन लॉस्ट। ठीक है, हम जो छुट्टी में गए या जहां भी गए वो क्योंकि हमारे को 50 पॉइंट हमारे वहां हो जाते हैं। उस केस में कैश 2018 सीम्स टू बी ए बेटर ऑप्शन, बिकॉज अगर कोई 1 साल ही छुट्टी पे, 1 साल ही वर्क किया 5 साल में और वो 4 साल छुट्टी पे चला गया तो 1 साल को एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की बात नहीं है। लेकिन अगर कैश 2010 में अगर आपके 50 पॉइंट नहीं बन रहे हैं उस 1 साल में तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये देखिए, ये नेक्स्ट लेटर जो मैं दिखा रहा हूँ, एक नेक्स्ट ये देखिए, ये नोटिस आया था 5 सितंबर 2018 को, ये आया था एक्स्ट्रापोलेशन क्लॉज ऑफ पेड लीव्स वाज अप्लाइड टू कैश 2010 एज वेल बाय यूजीसी लेटर दिस। देखो ये बोल रहा है ना यहाँ पे कि ये टेबल 1 में जो भी दिया हुआ है, द मेजर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2018 में आल्सो भी एक्सटेंडेड, ऊपर से आप जो है छठी लाइन पढ़िए, में आल्सो भी एक्सटेंडेड फॉर कैलकुलेटिंग API scores of teachers governed by UGC minimum, ये जो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, another measures for the maintenance of standards in higher education regulations 2010। तो ये वाला इन्होंने 2010 पे भी लागू कर दिया, तो हमारा एक्स्ट्रापोलेशन 2010 पे भी लागू कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंस जो है बहुत ही कम कर दिया कैश 2010 में और कैश 2018 में। वो हम देखेंगे एंड में जाके कि कहाँ पे जाके हमारे को, कहाँ पे वो बेटर लगेगा, कहाँ पे वो बेटर लगेगा। अरुण जी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। पहले जैसे कहते थे कि अगर आपने स्टडी लीव लिया है तो आपको कैश 2010 लेना पड़ेगा। हाँ, स्टडी लीव जो है पहले अगर लिया है तो कैश 2010 इसलिए कहते थे कि उसमें आपका जो असेसमेंट पीरियड है ना वो जो है वो कवर अप हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि ये कह रहे हैं कि हम ना एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे इस वाले पीरियड को भी, जो एक्स्ट्रापोलेशन जो है ना वो इनसाइड हो रहा है, मतलब कहने का मतलब बेनिफिशियल बेनिफिट के दे रहे हैं टीचर को, ना कि उसके डिमेरिट के लिए। तो मैंने तो यही समझा था, पर जैसे कुछ और फोरम्स पे जैसे लोगों ने कहा कि क्योंकि देयर इज एन एम्बिग्विटी, तो सेफर ये रहेगा कि मतलब 2010 आप ले लीजिए। हालांकि जो मेरा स्टडी लीव पीरियड है वो 1 साल से कम का है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप 2010 ले लें या 2018 ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ये भी लेती हूँ कि 2018 ले लूँ और उसमें मेरे 4 जो साल हैं उसमें अगर मुझे सैटिस्फैक्टरी या गुड मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा साल से नीचे का है, मेरे 6-7 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूरी तो नहीं है मुझे 10 लेना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा ये देखिए असेसमेंट प्रोसेस क्या है हमारे कैश 2018 में। पहला स्टेप देखिए थोड़ा सा ये कि हमारा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर जो हैं दे विल सबमिट टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी एंड सेल्फ असेसमेंट, ये अपार जो है हम ये करेंगे टू बी डिजाइन, जो मैं सर्कुलेट भी कर दिया है सर को, वो अपार जो है परफॉर्मा वो आप अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे और एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर करेंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। कॉलेज नोटिस निकालेगा कि भाई अपना अपार सबमिट कर दो, आपका आया नहीं है। यूजुअली ये 30 जून से पहले होता है, यूजुअली 30th जून से पहले होता है ये। The teacher will provide documentary evidence for the claims made in ये annual self appraisal report। देखो ये जो अभी एक सर ने बोला था कि हमारे एक लाइन लिखवा देंगे कि सेटिस्फैक्टरी था, ये वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा फॉर द क्लेम्स मेड इन सेल्फ, जो हम ये क्लेम करेंगे ना, जो हमारा ये अपार होगा उसके सपोर्ट में वो क्लेम होगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है वो लेटर जो है, लेकिन अपार तो आपको भरवानी पड़ेगी। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ कि आप पुराने कॉलेज से अगर किसी का एडहॉक एक्सपीरियंस था तो उस कॉलेज से लेके आएगा, तो वो लेटर लेके आएगा, वो ये लेटर लेके आएगा कि भाई मेरा जो है 80% से ज्यादा था, या जो भी वो लाइन लिखवाया था जो आपने बोला था कि वो सेटिस्फैक्टरी है, तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे अपार में ग्रेडिंग अलग होगी, तो अपार तो भरना ही पड़ेगा। अपार के सपोर्ट में आपने जो डॉक्यूमेंट लेने हैं वो इकट्ठे कर लीजिए आप। तो अब देखिए ये कहता है कि विच हैज टू बी वेरीफाइड बाय एचओडी, टीचर इंचार्ज एक्सेट्रा। जो भी आपका टीचर इंचार्ज है, जो भी हेड है, या मान लीजिए कई बार क्या होता है कि खुद ही टीचर इंचार्ज हो आप खुद ही टीचर इंचार्ज है, तो उस केस में प्रिंसिपल करेगा, है ना। द सबमिशन शुड बी थ्रू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और टीचर इंचार्ज, और आप उसको जो सबमिट करेंगे कॉलेज में अपार को, तो वो आपका जो है ना एचओडी के थ्रू करेंगे। ठीक है,
थ्रू का मतलब है उसके साइन होके आगे फॉरवर्डेड जाएगा, फॉरवर्डेड बाय एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सर एक डाउट, सर एक डाउट सर, अपार हम अभी भरेंगे तो हम क्या बैक डेट में साइन करें या आज की डेट में साइन करवाएं? देखिए साइन आप आज ही की डेट में करवा देना, लेकिन फॉर द पीरियड, उसमें पीरियड लिखा जाएगा ना किस पीरियड के लिए। आप ये बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि तो आज आ गया तो हमारे तो कहिए मेरे तो आवाज ब्रेक हो रही है। आकांक्षा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो जरूरी नहीं है ना कि वो टीचर वो बैक डेट में, क्योंकि वो फॉर्म ही जनरेट नहीं हुआ, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि आज की डेट में लेटर साइन होगा, लेटर तो आज ही की डेट में होगा साइन, बट दैट विल बी फॉर द पास्ट पीरियड। ठीक है, ये तो सभी को पता है ना। थैंक यू सर। अपार के बारे में एक मिनट जरा मेरे को फिनिश कर लेने दो, उसके बाद क्वेरी नहीं, एक क्विक क्वेरी है कि लेट्स से 5 साल असेसमेंट पीरियड था, तो उसमें 5 साल का अलग अलग अपार होगा या एक हर साल का अपार अलग होगा। आपके 5 पीरियड है तो 5 अपार होंगे, 3 है 3 साल के हैं तो 3 अपार होंगे, क्योंकि अपार का मतलब ये एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, तो वो एनुअली बनेगा। सर हमें एडहॉक का नहीं चाहिए, अगर हमारी पहले ही हो चुकी है एक प्रमोशन, तो उसके बाद जो असेसमेंट ईयर है अब उसके अंदर तो हम परमानेंट थे, लाइक इफ वी आर गोइंग फ्रॉम 7 to 8 तो आपको तो प्रेजेंट कॉलेज से चाहिए, फिर आपको प्रेजेंट कॉलेज से चाहिए। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। स्टेप 2 सर एक मेरी क्वेरी थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अपार हमें साइन कराना है जहां एडहॉक किया है, या फिर हमें जो है कोई लेटर लिखवाना है, जैसे 3 साल का मान लो एडहॉक है तो क्या 3 अपार हमें उन्हें साइन करा के आने होंगे? आपको एक लेटर लेना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेटर लेंगे, ठीक है जी। एक लेटर लेंगे कि जिसमें बोला कि क्लासेस 80% से ऊपर लिए इन्होंने 3 एकेडमिक सेशंस में, ठीक है। उसमें नीचे लिखेंगे इन्होंने इस एकेडमिक ईयर में ये एक्टिविटीज पार्टिसिपेट की। एक लेटर हो गया वो। दैट लेटर 3 साल का लेटर, वो 3 अपार की कॉपीज में अलग अलग लगेगा, क्योंकि हर अपार में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगेगा। तो ये जो हमें दूसरे कॉलेज से लाना है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाना है, वो चाहे 5 साल का एक ही ले आए हम। हाँ, वो अपार भी साइन करानी है, लेकिन वो अपार भी करानी है। अच्छा, लिखा हुआ है ना एचओडी का है साइन। जैसे मेरा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इंडिविजुअल क्वेश्चंस बाद में लेंगे, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि लेट द प्रेजेंटेशन बी ओवर। खत्म नहीं हो पाएगी नहीं तो प्लीज। Atri ji, I have a query, please. Can I speak? Please, after the presentation, it's a humble request. Everyone's time is precious. We need to see the whole presentation. और उसके बाद all of you, please hold on. Please write your questions in the chat box. We will answer them. I have put my question. ठीक है, वो मैं ले लूंगा, अभी मैं We will answer it. We will answer. स्टेप इसके बाद जब आप ये जो सारा स्टेप 1 हो जाएगा कंप्लीट, कि आपके सारे अपार आप बना लेंगे, तो फिर आप ऑब्वियसली आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अब देखिए सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए कैसे होगी एप्लीकेशन सबमिट। एक कवरिंग लेटर बनेगा टू द प्रिंसिपल, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, ये जो फॉर प्रमोशन फ्रॉम स्टेज 1 to, प्लीज फाइंड एनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सीरियल नंबर 1 ऑप्शन फॉर्म, सीरियल नंबर 2 उसके एनक्लोजर्स के बना रहे हैं। प्रभु जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सेकंड आपका प्रमोशन फॉर्म पीबीएएस, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम जिसको बोलते हैं, पीबीएएस, ये प्रमोशन फॉर्म होता है। पीबीएएस जहां पे लिखा होता है वो प्रमोशन फॉर्म होता है, तो वो सेकंड प्रमोशन फॉर्म। थर्ड अपार, अगर आपने कैश 2018 ऑप्ट किया है तो उसके साथ अपार लगेंगी, कैश 2010 किया है तो उसके साथ अपार नहीं लगेंगी, वो फॉर्म के अंदर ही दिया हुआ है उन्होंने। असेसमेंट जो पॉइंट सिस्टम है वो फॉर्म के अंदर ही है। तो ये आप कवरिंग लेटर बनाएंगे, उसके नीचे ऑप्शन फॉर्म लगेगा, उसके नीचे जो है आपका प्रमोशन फॉर्म लगेगा, उसके नीचे आप जो है अपार लगाएंगे सारी। ये सेट तैयार हो जाएगा। ये सारे हर एक स्टेज के अलग अलग बनेंगे। मान लीजिए मेरे 3 प्रमोशन ड्यू हैं तो मेरे 3 सेट बनेंगे। आप सबमिट करा दीजिए और इसकी एक कॉपी, सेट की कॉपी भी अपने पास रख लीजिए और उसको रिसीविंग करा के अपने पास रख लीजिए। तो ये अब आप अपनी आपकी तरफ से अप्लाई हो गया, बस काम खत्म हो गया। फिर उनको करना है, फिर दे हैव टू प्रोसेस इट विद इन 6 months। ये जो मैंने बताया था ये मैं बता चुका हूं आपको कि ये पीरियड है। ये जो रिलैक्सेशन जो दिया है वो एपीआई में दिया है, और ये दिया है 20, 50, 45, 60, ये जो है कलेक्टिवली है।
अब ये देखिए कि कंप्यूटेशन ऑफ एपीआई जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए हम कैश 2010 लेते हैं तो उसकी एपीआई की कंप्यूटेशन कैसी होगी। अगर आपका प्रमोशन 11 जुलाई 2016 से पहले ड्यू है और आप जो है वो कैश 2010 भर रहे हैं, तो आप कैसे, आपके पॉइंट्स कैसे बनेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मेरे पॉइंट हैं 20 असेसमेंट पीरियड में या 50 असेसमेंट पीरियड में या 45 या 60 है, ये कैसे बनेंगे। तो मैंने कैटेगरी 1 को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो मैंने कैटेगरी 1 का उठाया नहीं क्योंकि कैटेगरी 1 में कोई पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कैटेगरी 2 देखिए, जो ये 11 जुलाई 2016 से पहले थी, वो कैटेगरी 2 के अंदर को करिकुलर एक्सटेंशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैटेगरी 2 थी। उसके अंदर जो सब कैटेगरी है वो ये देखिए आप ऐसे है, डिसिप्लिन रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें अगर आउटस्टैंडिंग है तो 10, वेरी गुड है तो 7, गुड है तो 5, एवरेज है तो 3, मॉडेस्ट है तो 1। इसमें आप एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, स्कोर्स टू बी फाइनलाइज्ड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी। अब होता क्या है, अब आप बोलेंगे कि भाई आप अपनी तरफ से तो आउटस्टैंडिंग देंगे, मतलब मैं अपनी वैल्यू, मैं अपनी जब ये भरूंगा, ये कैटेगरी 2 भरूंगा तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, उसके मैं डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा कि मैंने ये काम किए। अब लेकिन उस आपके क्लेम को मानना या नहीं मानना वो स्क्रीनिंग कमिटी जो है वो फाइनलाइज करेगी। वो कहेगी नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं, हम 7 मानते हैं, तो आपका स्कोर यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 10 की जगह 7 हो जाएगा या 7 की जगह 5 हो जाएगा। वो कहेंगे गुड मानते हैं, या बोलेंगे हम एवरेज मानते हैं, या बोलते हैं मॉडेस्ट मानते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी के हाथ में है वो आपके स्कोर, आप अपना दावा करेंगे, आप क्लेम करेंगे कि मेरे 10 बनते हैं, वो कहेंगे नहीं आपके 3 बनते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज है। एनएसएस, एनसीसी, आप ये बताएंगे कि मैंने एनएसएस में ये कैंप ऑर्गेनाइज किए, ये किया, वो किया, ये तो मेरी गुड है। अपने बेसिस पे आपने यहाँ पर अपना रेटिंग की अपने आप को गुड 5। अब वो कहते हैं नहीं ये एवरेज है। तो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी थी, ये 11 जुलाई 2016 से पहले के कैश के फॉर्म में ये डिस्क्रिप्शन थी स्क्रीनिंग कमेटी के पास। तो वो आपके स्कोर जो हैं कैटेगरी 2 में ये इस तरह से बनते जाएंगे। लेकिन अब देखिए कैटेगरी 2 के 1, कैटेगरी 2 में जो 1 सब कैटेगरी है वो डिसिप्लिन रिलेटेड थी। ये 3 पार्ट है जिसके ये आउटस्टैंडिंग 10, गुड 5 और ये इस तरह के जो मार्क्स दिए हुए। लेकिन जो कैटेगरी 2 में जो सेकंड कैटेगरी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपने कन्वीनरशिप रहे किसी, या टीचर इंचार्ज रहे या कोई भी रहा, तो उसमें एक्चुअल आवर्स स्पेंट, जो एक्चुअल आवर्स स्पेंट है, मान लीजिए आपका सेकंड वाले में आप मान के चलते हैं कि ये सेकंड का जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें मान के चलते हैं जी मेरे को गुड देगा वो या एवरेज देगा, तो हर साल ये देगा, ये मान लीजिए 3 देगा, 3 पॉइंट बनते हैं, है ना, या इधर भी 3 बनते हैं, तो मेरे मान लीजिए 9-10 पॉइंट बने यहाँ पर। अब एक्चुअल आवर, मैं टीचर इंचार्ज रहा तो मैं ये बोलूंगा जी मेरे को ना पूरे डेली जो है 5 घंटे मैंने स्पेंड किए जब मैं टीचर इंचार्ज था। 5 घंटे माना जाएगा कि भाई 5 टीचर इंचार्ज है, 5 घंटे तो कॉलेज में मिनिमम कम से कम 5-6 घंटे तो रहा ही होगा, तो स्पेंड किए होंगे। तो अब इसके लिए आप ये बता सकते हैं कि ये मीटिंग करी हमने और ये डिस्कशन विद टीचर्स आफ्टर द क्लास कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई दिक्कत है, स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना, टाइम टेबल हमने एडजस्ट किया। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई फॉर्मल मीटिंग्स के मिनट्स लगानी है कि भाई इतने घंटे मीटिंग चली, वो नहीं होता। इट इज ए रफ एस्टिमेट ऑन योर बेसिस कि आपने बोला कि मेरे 5 घंटे रोज लगे, तो हफ्ते में 5 वर्किंग डेज हैं तो 25 घंटे लगे। 25 घंटे हैं 4 हफ्ते होते हैं मतलब महीने में, तो मेरे 100 घंटे हो गए। 100 घंटे अगर आपके एक महीने में हो गए तो डिवाइड बाय 10, तो वो 10 पॉइंट हो गए आपके। तो इस तरह से अगर आपके 10 पॉइंट यहीं पे हो गए, ठीक है, वो इंडिविजुअल कैपिंग हम देख लेंगे कि उसमें एक साल में हमारे पास कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। वो असेसमेंट पीरियड में जाके हम टोटल जो है, अगर आपका कैटेगरी 2 में 20 निकल आया, वो बिल्कुल सभी का निकल जाएगा। ये तो एक ये है कि आपको बोल दिया कि आप भैया प्रमोशन जैसे लेना है वैसे ले लो, या तो कैश 2018 में लेना ले लो या 2010 में लेना ले लो। पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ सभी के बन जाएंगे, ये 20 पॉइंट सभी के बनेंगे, जो भी असेसमेंट पीरियड में है वो सभी के बन जाएंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट इट। अपार है, आपको मिल रहा है आसानी से, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस इंडिविजुअल ईयर्स के मिलेंगे। तो ये आपको देखना है कि आप अपार आसानी से 5 ले सकते हैं या आपको ये पॉइंट लेना है। बस इतना फर्क है कि ये जो पॉइंट्स भरेंगे आप एक ही फॉर्म में भर देंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लगे हुए हैं। और जो अपार है, अपार में एक्टिविटीज का प्रूफ लगाना पड़ेगा और वो अपार इंडिविजुअली भरवानी पड़ेगी, मतलब खुद भर के साइन करानी पड़ेंगी। तो ये जो स्कोर्स है वो डिवाइड बाय 30 होंगे। जो टीचिंग के होते थे वो 7.5 से डिवाइड होते थे, लेकिन वो टीचिंग वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये सीधा पॉइंट जितने भी आवर स्पेंड किए हैं
वो 30 से डिवाइड होंगे। अब देखिए था क्या कि जो सेकंड कैटेगरी में जो सब कैटेगरी थर्ड है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट लाइफ, ये भी आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना था, आउटस्टैंडिंग वेरी गुड। ये अब ये 11 जुलाई 2016 से पहले ये क्राइटेरिया था, ये आउटस्टैंडिंग वेरी गुड वाला ना। अब फिर क्या हुआ, इससे थोड़ी डिस्कशन होती थी उस कमिटी को, तो ये खत्म करने के चक्कर में, अच्छा उससे पहले ये देख लीजिए कैटेगरी 3 में रिसर्च पब्लिकेशंस होती थी। इसमें तो आप ये देख ही लेंगे 40 पॉइंट होते थे, कोई किसी ने किताब लिखी है या कोई भी 15 पॉइंट्स होते थे पब्लिकेशन की, और उसमें वही माना जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये नहीं है कि अब आज आपको बोलेगा यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं था जी हमारा जर्नल, हमने पेपर पब्लिश किया था उस टाइम पे तो वो नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम नहीं था वो, उस टाइम आपको पता भी नहीं था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा ये। आपका पेपर उस टाइम जो पब्लिश था, जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे कैश 2010 में फुलफिल हो रही थी वही मानी जाएगी। वो आपका ऐसे पेपर में छपा है जहाँ पे रिसर्च उसमें जर्नल में छपा है, जो ISSN नंबर है, रिकॉग्नाइज्ड रेपुटेबल जो लिखा हुआ है, उसी वही क्राइटेरिया लागू होगा यहाँ पर। तो उसके हिसाब से आपके कैटेगरी 3 में पॉइंट बन जाते हैं, कई लोगों के कैटेगरी 3 में बनते हैं, कई के 2 में तो सभी के बन जाएंगे, जो कॉलेज आया है और वो कॉलेज में हाई हेलो भी करके गया है तो उसके भी बन जाएंगे। अब ये देखिए कि कंप्यूटेशन ऑफ API स्कोर इन कैश 2010 आफ्टर 11 जुलाई 2016 में जो आप देखिए कि ये जो स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज थी, पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, मॉडेस्ट। अब लेकिन यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आवर्स स्पेंट, ये 2016 के, ये 11 जुलाई 2016 के बाद कर दिया इन्होंने, क्योंकि उसमें डिस्कशन हो जाती थी थोड़ी सिलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास, कि वो पॉइंट्स को बताते थे कि भाई ये नहीं इतना नहीं इतना है। अब आपने खुद क्लेम करना है कि भैया मैं ये रहा, मैंने ये एक्टिविटीज ऐसी की हैं और मेरे इतने घंटे लगे हैं, डिवाइड बाय 10 मेरे इतने स्कोर बनते हैं। अब इसमें देखिए कैपिंग लगा रखी है, मैक्सिमम API स्कोर 15 है, इसमें भी 15 है, तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज में 15 है, तो 15 भी अगर निकलते हैं तो आप देख लो आपके पॉइंट कितने सारे बन जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा मेन प्रॉब्लम ही कैटेगरी 3 का आता था कि इंडिविजुअली कैटेगरी 3 में लोगों के रिसर्च में पॉइंट्स नहीं होते थे, दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो नाउ आपको कितना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप 2 और 3 को मिला के भी आपके पॉइंट बन रहे हैं, बन जाएंगे, 3-0 है तब भी बन जाएंगे, 2-0 है तब भी बन जाएंगे, अगर कोई रिसर्च में बहुत अच्छा है तो उसके रिसर्च में भी बन जाएंगे, तो ये इतना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, ध्यान रखनी है, एक तो ये कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन फॉर प्रमोशंस ड्यू अंडर कैश अप टू 31 दिसंबर 2018। और मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ 2010 और 2018 बोथ, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो 2010 में नहीं मिलेगा, या कुछ कह रहे हैं 2018 में नहीं मिलेगा, ये दोनों में मिलेगा जी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है अंडर कैश। कैश का मतलब कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम ये स्पेसिफाई नहीं कर रखी कि 10 की है या 18 की, वो दोनों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम दोनों ही मानी जाएंगी। एंड सेकंड कि देयर एज पर द रिलैक्सेशन देयर शैल बी नो मिनिमम API स्कोर रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगरी 2 and 3 इंडिविजुअली एंड द स्कोर्स वुड बी टेकन कंबाइंड, दोनों कंबाइन करके हम स्कोर्स लेंगे, 2 और 3 के इंडिविजुअली नहीं है, तो आपके पॉइंट बन ही जाने हैं वो। तीसरा है रिलैक्सेशन इन कंबाइंड API स्कोर्स इन कैटेगरी 2 and 3 अंडर कैश एज पर UGC रेगुलेशन 2018 इज गिवन अप टू 18 जुलाई 2018। मतलब अगर कोई कैश 2010 को ऑप्ट करता है 18 जुलाई 2018 के बाद, तो उसको कैटेगरी 2 और 3 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जो कलेक्टिव स्कोर वाला जो है, तो वो उसी में चला जाएगा एक तरह से 1 2 3, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसका मतलब आपने बेनिफिट लेना है तो आप पहले ले लीजिए, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको स्कोर जो है। अब जो एक बड़ा इशू आता है वो काउंटिंग ऑफ पास्ट एडॉक और टेम्परेरी सर्विस। अब ये देखिए अगर मेरे से कोई ये पूछे कि अभी क्या हम UGC रेगुलेशन में कैश 2010 में पास्ट सर्विस काउंट हो सकती है, तो मैं बोलूंगा हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम है कर नहीं रहे। एक तो इतने दिन से रोका हुआ था, ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा था, और ये क्यों लगा था, तो देखो ये क्लॉज 10 का ना F था कि प्रीवियस अपॉइंटमेंट वाज नॉट एज ए गेस्ट लेक्चरर। किसी ने मेरे से पीछे में पूछा भी था कि गेस्ट लेक्चरर भी जो बोल रहे थे, तो गेस्ट लेक्चरर का काउंट नहीं होगा, गेस्ट लेक्चरर काउंट नहीं होगा पास्ट एक्सपीरियंस फॉर एनी ड्यूरेशन, किसी भी ड्यूरेशन का गेस्ट लेक्चरर होगा वो काउंट नहीं होगा। और एन एडॉक और एन लीव वैकेंसी ऑफ लेस देन 1 year ड्यूरेशन भी काउंट नहीं होगी। मतलब अगर किसी का, ये कैश 2010 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पंगा आया था जो सबसे एडॉक काउंट करने का, कि भाई किसी की मान लीजिए 9 महीने की या 8 महीने की या 10 महीने की एडॉक सर्विस होती थी, उसको काउंट नहीं करते थे। एडॉक और टेम्परेरी सर्विस ऑफ मोर देन 1 year ड्यूरेशन कैन बी काउंटेड प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ सर्विस वाज ऑफ मोर देन 1 year ड्यूरेशन। ये क्लॉज 1 में था, इसके फर्स्ट पॉइंट में था कि पीरियड ऑफ सर्विस 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है ना, वो है कि द इनकम्बेंट वाज सिलेक्टेड टू द परमानेंट पोस्ट एंड कंटिन्यूएशन टू द एडॉक और टेम्परेरी सर्विस विदाउट एनी ब्रेक।
अब ये दो चीजें ना अलग अलग थी। मतलब एक मेरी मान लीजिए टोटल एडहॉक सर्विस को अगर मैं देखूं तो वो 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, जिसको मैं काउंट करा रहा हूँ। यहाँ पे मतलब ये था कि पीरियड ऑफ सर्विस वाज मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन, कि 1 साल से ज्यादा की मेरी एडहॉक सर्विस होनी चाहिए जो काउंट कराना चाहता हूँ। और थर्ड पॉइंट का मतलब था कि जब मैंने ज्वाइन किया हो तो विदाउट एनी ब्रेक ज्वाइन कर लिया हो। ये दो चीजें अलग अलग बात कह रही थी। लेकिन जो ऑडिट, जब ये सीएजी का ऑडिट हुआ, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया इस पे, और कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी में इनको कलेक्टिवली पढ़ा। उसने बोला कि नहीं 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए और वो बिना ब्रेक की होनी चाहिए, और बोला कि एडहॉक सर्विस तो 4 महीने से ज्यादा की होती नहीं है, ब्रेक होता है। तो बस उन्होंने बोला कि हम नहीं काउंट करेंगे एडहॉक सर्विस इसमें। तो वहां से इसीलिए देखिए काफी लोगों के प्रमोशन हो गए थे, काउंट हो गए थे, लेकिन 2012-13 के बाद जो है फिर वो प्रमोशन, 13 के बाद जो है वो प्रमोशन नहीं हुए। वो इसी कंफ्यूजन में नहीं हुए, ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से नहीं हुए। तो अब क्या हुआ, अब 2018 में इन्होंने क्लॉज चेंज कर दिया, इसको अमेंड कर दिया। ये बहुत ही अच्छा क्लॉज है, ये क्लॉज 10F जो है, इट्स वेरी, मतलब इसने सारी प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। इन्होंने बोला द प्रीवियस एडहॉक और टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस बाय व्हाटएवर नॉमेनक्लेचर इट मे बी कॉल्ड shall be counted for direct recruitment and for promotion, provided that essential qualification of the post held were not lower than the qualification prescribed by UGC। तो सभी की वो UGC से प्रिस्क्राइब होना चाहिए स्केल, स्केल नहीं, क्वालिफिकेशन, जो मतलब जो क्वालिफिकेशन थी वो UGC ने जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए हैं वो नहीं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द इनकम्बेंट वाज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी एज पर द रूल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के उसके रूल्स में होनी चाहिए वो। और थर्ड, दैट वाज ड्राइंग ए टोटल gross emoluments not less than the monthly gross salary of a regular appointed। अब एक केस में आपको बताता हूँ, एक केस ऐसा हो सकता है कि कोई मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है और उसमें वो उसकी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा कि भाई ये नेट होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो होती है, यूजीसी ने जो भी प्रिस्क्राइब कर रखी है वो है, वो होनी चाहिए। लेकिन वो जो सैलरी थे वो उससे ज्यादा दे रहे थे जो हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, वो सैलरी उससे ज्यादा दे रहे थे, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, जो भी उस वो दैट विल आल्सो बी काउंटेड इन दिस कैश 2018 में, वो भी काउंट हो जाएगा। अब ये देखिए कि बेसिकली अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करें तो एक पीरियड हमारा डिवाइड होता है 16 नहीं है, 30 जून है, 30 जून 2010 एंड 11 जुलाई 2016 के बीच में हमारी स्कीम थी कैश 2010, और हमारे को ऑप्शन है 2018 या कैश 2010 विद रिलैक्सेशन, जो हमारे यूजीसी ने दी है, रेगुलेशन 2018 ने दी है, वो हम कर सकते हैं ऑप्ट। और हमारी ड्यू डेट है अगर 11 जुलाई 2016 और 17 जुलाई 2018 के, तो वो हमारा अमेंडमेंट वाला लग रहा है स्कीम, हम उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं और कैश 2018 को भी वहां ले जाके हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रमोशन की जो एलिजिबिलिटी है वो 2018 जुलाई 2018 के बाद है, तो हमारी स्कीम है कैश 2018, तो हमें कैश 2018 ही ऑप्ट करनी चाहिए। 18 जुलाई 2018 के बाद तो हमें कैश 2018 ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि कैश 2010 कर ही नहीं सकते, करने का फायदा ही नहीं है, तो फायदा ही नहीं, क्योंकि वो कैटेगरी वाला तो खत्म होगी कहानी, तो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो कैश 18 जुलाई 2018, तो ये जो इन्होंने बोला ना कि ऑप्शन में भी 21 जुलाई 2018 तक जो ऑप्शन है, 21 तक ऑप्शन है, वो बेकार, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपको वो बेनिफिट जो दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, वो खत्म कर दे रहे हैं रिलैक्सेशन। अब ये कंपैरिजन देख लेते हैं कि हमारे को कब करना चाहिए, विच ऑप्शन हमको फाइनली चूज करना चाहिए। दिस इज अ समरी। अगर कैश 2010 मुझे कब चूज करनी चाहिए, देयर इज नो पीरियड ऑफ एडहॉक सर्विस और टेम्परेरी सर्विस टू बी काउंटेड। मुझे लगता है कि यार मेरे को क्यों झंझट में पड़ना, फिर वही पंगा ना हो जाए। हालांकि कह रहे हैं कि हम काउंट कर लेंगे जी, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो आप देखेंगे, जो नोटिफिकेशन आया 27 अगस्त को, वो ये कह रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 प्रोवाइड्स फॉर काउंटिंग ऑफ पास सर्विस, एडहॉक सर्विस, ठीक है। अब यूजीसी रेगुलेशन 2018 कह रहा है, उसके अंदर कैश 2018 भी है, कैश 2010 भी है, लेकिन रिलैक्सेशन की जब बात आती है तो कैश 2010 में तो वो रिलैक्सेशन दे रहा है सिर्फ एपीआई स्कोर में, तो कहीं मिला नहीं ये लिखा हुआ कि भाई हम एडहॉक वाला जो पास काउंटिंग और पास सर्विस का भी जो रिलैक्सेशन है वो 2010 में एक्सटेंड करेंगे। तो दिस इज अ ग्रे एरिया, तो वो ग्रे एरिया है। अगर आपको उससे बचना है ग्रे एरिया को, और आपको पास सर्विस अपनी काउंट करानी है एडहॉक वाली, तो हमें जाना पड़ेगा कैश 2018 में, अगर मुझे पास सर्विस एडहॉक वाली काउंट करानी है। अब अगर मैं वो काउंट कराता हूँ, एडहॉक वाली जो काउंट कराता हूँ 2018 वाली, तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि मुझे वो अपार वाला पंगा है कि मुझे वो अपार लानी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 3 साल का मेरा एडहॉक एक्सपीरियंस है, 4 साल का एडहॉक एक्सपीरियंस है, बस कॉलेज में जाके आई कैन गेट इट।
मतलब मेरे को वो, मैंने कहा ना कि वो टीचिंग एक्टिविटी 80% लेना है, ऊपर से लेना है, और वो 80% अबव लेना है। और जो एक्टिविटी में मैंने एग्जामिनेशन, उनको बोला कुछ नहीं करो भाई, आप सिर्फ इन्विजिलेशन ड्यूटी का दे दो मेरे को, कि मैंने इन्विजिलेशन ड्यूटी में करी थी, बस वो रिकॉर्ड में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गिव इट, और आप ले लेंगे वो, मतलब कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एडॉक सर्विस काउंट हो जाएगी आपकी, नहीं तो देयर विल बी, फिर अगेन वही बात होगी। अच्छा, दूसरा, आपका एडॉक पीरियड ऑलरेडी काउंट हो चुका है फर्स्ट प्रमोशन में, फिर तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। अगर आपका पहला, अगर एडॉक पीरियड काउंट हो गया आपका प्रमोशन में, तो फिर यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। क्यों? क्योंकि आपका वो रीओपन नहीं होगा। इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है इस बार कि जो जिनको प्रमोशन दे दिया, हमने एडॉक सर्विस काउंट कर दी, उनका रीओपन नहीं होगा। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिनका प्रमोशन हो गया बिना एडॉक काउंट किए, अगर वो दोबारा से खुलवाना चाहते हैं, अगर वो दोबारा से काउंट कराना चाहते हैं, तो वो कैश 2018 ऑप्ट कर लें, तो वो दोबारा से ले सकते हैं। तो उनका प्रमोशन दोबारा से चेंज हो सकता है, डेट प्रमोशन की चेंज हो सकती है। जिनका प्रमोशन हो गया और एडॉक सर्विस काउंट नहीं हुई थी, लेकिन अब वो कराना चाहते हैं, तो वो करा सकते हैं 2018 में, कैश 2018 में। तो दिस इज व्हाट कि अगर आपको एडॉक वाला पंगा है, तो आप, आई विल से कि यू विल गो फॉर कैश 2018। दूसरा, इफ यू हैव रिक्विजिट रिलैक्स्ड एपीआई पॉइंट्स अंडर कैटेगरी 2 and 3 टेकन टुगेदर, अगर आपके 2 हैं तब भी आप ले सकते हैं। दूसरा, आपका एडॉक पीरियड काउंट हो चुका है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडॉक पीरियड काउंट करने की बात ही नहीं है, तब आप ले सकते हैं कैश 2010। और दूसरा, आपकी कोई पीएचडी नहीं है, लेकिन आपके 3 पेपर होने चाहिए उन 12 सालों में। पीएचडी नहीं है, लेकिन आप, सॉरी टू इंटरवीन सर, अगर पब्लिकेशन भी नहीं है तब क्या करें? आपका पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा जब तक आपकी पब्लिकेशन आएंगी या जब तक आपकी पीएचडी होगी। मैडम, एक बात बताइए, कैश 2010 पब्लिक डोमेन में पहले से था ना? कैश 2010 पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से था। अगर जब आपने देखा वो, तो उस टाइम ये पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं सर, या जनरल में पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं? वो पब्लिकेशन की बात कर रहा है, बुक हो चाहे रिसर्च पेपर हो, कोई भी। तो आपके पब्लिकेशंस हैं, 3 रिसर्च पेपर हैं या एक किताब है, कोई भी पब्लिकेशन है आपकी, या चौथी बात ये कि आपको प्रॉब्लम है कोई अपार प्रोक्योर करने में किसी भी तरह की, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है, तो अगर ये 4 पॉइंट आपको समझ में आते हैं, अगर ये आपको लग रहा है, तो कैश 2010 ले लीजिए। क्योंकि अब एकदम ना नेक टू नेक ये इंडिफरेंट सिचुएशन हो गई है, एक सिर्फ पीएचडी पे अटकता है आगे क्लॉज, और एक एडॉक सर्विस पे अटकता है। तो कैश 2018 अगर मैं बोलूं, तो सीधा सीधा कब काउंट करें आप, कब ऑप्ट करें, जब आपकी एडॉक सर्विस टेम्परेरी काउंट होनी है। दूसरा, आपके पास जो एपीआई स्कोर्स हैं नहीं है, आपके पास एपीआई स्कोर्स नहीं है जो कैटेगरी 2 और 3 में चाहिए, उतने भी नहीं है। तीसरा, आप एलिजिबल हैं प्रमोशन के, एसोसिएट प्रोफेसर के, हैव ए पीएचडी डिग्री बट यू डोंट हैव एनी रिसर्च पेपर और पब्लिकेशन, तब भी आपको ये फिर केएस 2018 में बेनिफिट हो गया। जैसे वो बोल रहे हैं, मैम बोल रहे हैं कि भाई मेरा कोई पेपर या मेरा कोई पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन मेरी पीएचडी हो गई, तो पीएचडी तो फिर मैं केएस 2018 में चला जाऊंगा। लेकिन मैं उसी डेट को, जब मैं पीएचडी हुआ उस डेट को मैं एलिजिबल हूँ। मान लीजिए मेरा प्रमोशन जो था सिलेक्शन ग्रेड में 2013 में हुआ, तो 13 के बाद 3 साल मुझे 16 में मैं एसोसिएट के लिए एलिजिबल हो जाना चाहिए, लेकिन मेरी पीएचडी हुई 2017 में, तो मैं 17 में हुआ फिर एलिजिबल कैश 2018 ऑप्ट करने के लिए। तो वो मेरा एक पीरियड और गड़बड़ हो जाएगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपार कलेक्ट करने में प्रीवियस कॉलेज से या इस कॉलेज से, तो देन आई विल ऑप्ट फॉर कैश 2018। तो इट्स वेरी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर सिचुएशन है। अगर आपको एडॉक सर्विस काउंट नहीं करानी है, ठीक है, या एडॉक सर्विस काउंट, अगर एडॉक सर्विस काउंट करानी है तो कैश 2018, पीएचडी है आपकी, कोई रिसर्च पेपर्स वगैरह नहीं है, 2018 ले लो, ठीक है। अपार आपको इंडिविजुअल, बस ये है कि इसमें इंडिविजुअली अपार भरने पड़ेंगे आपको 5 सालों जो भी आपका असेसमेंट पीरियड है। कैश 2010 में आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही फॉर्म होगा, उसी फॉर्म में ईयरली कैलकुलेशंस आ जाएंगी, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी, वो आपको थोड़ा सा लगेगा यार मुझे कैलकुलेशंस कैसे, तो वो 2 कैलकुलेशंस आपने देखनी पड़ेंगी। आपके प्रमोशन ड्यू है 11 जुलाई 2016 से पहले, तो वो आउटस्टैंडिंग वेरी गुड वाला पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका 11 जुलाई 2016 के बाद, थोड़ा आवाज देख लो यार, ये म्यूट कर लो, जिनका 11 जुलाई 2016 के बाद जो है वो लोग जो है वो उस जो संजीव जी प्लीज म्यूट कर लें।
रुचिका आप कर दो ना, तुम म्यूट कर दो। नहीं, इसमें नहीं है वो फैसिलिटी। गूगल मीट है कोई बात नहीं। तो ये चीज है ना, ये जो मुझे लगता है कि ये दिस इज व्हाट द प्रॉस एंड कॉन्स हैव बीन देयर, कि अगर मुझे फॉर्म भरने में कुछ लग रहा है कि मेरे को 5 में अपार नहीं लाऊंगा या दिक्कत है करने में, और मेरे को आसानी से मेरे एपीआई बन रहे हैं, तो आप 2010 ऑप्ट कर लीजिए। नहीं तो अगर अपार है तो आप 2018 ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दिस वाज आई थिंक ये मेरी तरफ से था। अरुण जी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, जब आप कहते हैं कैटेगरी 2 और 3 के पॉइंट्स, तो 16 से पहले अगर ड्यू है तो वील हैव टू गो बैक टू द कैप 2010 फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कैटेगरी 2 और 3 के पॉइंट आपके 18 जुलाई 2018 से पहले आप कैश 2010 ऑप्ट करते हो तो रहेंगे। उसमें फिर ये देखा जाएगा कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म, उस पे कोई वो नहीं है, कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म रिमेन सेम। अगर 11 जुलाई 2016 से पहले आपका प्रमोशन ड्यू है तो उससे पहले वाला जो फॉर्म था उसमें जो कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म है वही रहेगा। उनके स्कोर्स निकाल लीजिए, कैटेगरी 2 के निकाल लीजिए, कैटेगरी 3 के निकाल लीजिए, और उनको टोटल करके देखा जाएगा बस। अच्छा ठीक है सर, 9 साल का टेम्पररी एक्सपीरियंस है और डेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर मेरी सेकंड प्रमोशन की 2010 जून से पहले की आती है तो 2018 ले सकते हैं, और क्या मेरी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ प्रमोशन जो है वो बैक डेट से हो जाएगी? देखिए, एक लेटर आया था 1 अगस्त 2015 में कि जिनकी 30 जून 2010 से पहले है तो वो तो एमपीएस में करा सकते हैं, अगर वो 2006 के बाद वो अगर उनका रीडर स्केल में थे, तो वो अगर रीडर बनता था उनका, तो आप अगर आपकी एलिजिबिलिटी 2009 में बनती है आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आप कैश 2018 भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरी जो ड्यू है प्रमोशन दैट इज इन 2016 और मैं कैश 2010 में अप्लाई कर सकती हूँ, पब्लिशिंग नहीं है अगर अभी मतलब 2020 में खत्म हो जाती है मेरी पब्लिकेशन, तीनों हो जाती हैं तो कैश आपका 2016 में एलिजिबिलिटी बन रही है ना आपकी? जी सर, एसोसिएट की आप कर सकते हो, कैश 2010 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो सर, क्योंकि पीएचडी नहीं है। तो आपको पहली स्टेज का प्रमोशन चाहिए ना, कौन सी स्टेज का चाहिए ये? सर पहली का भी चाहिए, सेकंड का भी चाहिए और थर्ड का भी चाहिए। 2016 में कौन सी स्टेज का ड्यू हो रहा है? एसोसिएट, वो उसमें हुआ है सेकंड स्टेज का, और 2016 में हुआ है मेरा थर्ड स्टेज का, एसोसिएट का हुआ है ना, तो आपके पेपर हैं फिर उसमें? नहीं सर, उस टाइम पे नहीं थे, मैंने बाद में करवा रही हूँ, तो अभी 2 हो चुके हैं और दिए हुए हैं, तो अगर नहीं पीएचडी नहीं है सर तो फिर नहीं होगा ना, फिर नहीं होगा, वो आपका डेट एक्सटेंड होती चली जाएगी आपकी असेसमेंट की। हाँ सर, तो सर ये 2000 में अप्लाई करके अब मैं करवा नहीं सकती हूँ अभी कि कैसे कराओगे वो? मतलब कब नहीं हो सकता ये, जैसे आपने कहा 2 और 3 वाली रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 2 और 3 में आपका हो सकता है, लेकिन जो बिना पीएचडी वालों को तो वो रिक्वायरमेंट चाहिए ना, और जिनके पीएचडी भी थे एक पेपर उनके 2 पेपर माफ होते हैं, तो उनको भी 1 पेपर चाहिए। जिनका पीएचडी है और उनको एसोसिएट बनना है पुरानी स्कीम में, तो 1 पेपर उनको 1 चाहिए ना सर, मुझे 3 चाहिए होंगे ना? आपको 3 चाहिए। एमफिल की वजह से 1 रिलैक्सेशन नहीं मिल जाएगा? एमफिल की वजह से? हाँ, एमफिल की वजह से 1 मिल जाएगा, 2 चाहिए आपको। हाँ, तो सर अगर 2020 में मेरे को I think whatever he has, there is a request, please, whatever Arun has told us in the presentation, उसी चीज को आप बार-बार मत पूछिए। We will be sharing the recording, आप वहाँ पे देख लीजिए। After that, you can contact him. Let's take the questions which are unique, which have not been covered in the presentation. Because individual हम लेने बैठेंगे तो यहाँ पे मतलब we would be sitting forever. ये जो चैट बॉक्स में लिखा है, मैं चैट बॉक्स में लिखा है, आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। सर अगर हमारा सर हमें एक्सक्यूज मी, अगर हमें अपार भरनी है 2008 और 2009 की, और हमारा 3 मंथ का एडहॉक और उसके बाद परमानेंट हो गए, तो हमें अपार दोनों कॉलेजेस से लानी पड़ेंगी? बिल्कुल, दोनों उस कॉलेज से भी लानी पड़ेगी ना, वो पीरियड अकाउंट कराना है आपको तो। अरुण सर, मेरा एक डाउट है कि अगर मुझे अपना एडहॉक जो पीरियड है वो कंसीडर करवाना है, तो वो कैश 2010 और 2018 में दोनों में ही मोर देन 1 ईयर होना चाहिए,
लेस देन 1 ईयर नहीं होगा इंक्लूड? आप देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कैश 2010 में आपको अगर मतलब अगर आपको एडॉक पीरियड काउंट कराना है ना, तो कैश 2010 में बात ना करो तो ही ठीक है। तो सर लेस देन 1 ईयर भी 2018 में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो होगा ना, 2018 में तो आपको ब्रेक भी है ना, तब भी हो जाएगा। सर मेरे को एक बात और पूछनी थी आपसे, जैसे आपने अभी लीव्स के बारे में बात की थी, मैटरनिटी और चाइल्ड केयर जैसे लीव, आपने कहा था कि ये पेड होंगी तो उससे टीचर को लॉस नहीं होगा, मतलब वो एक्सक्लूड नहीं की जाएंगी। तो सर अगर विदाउट पे लीव ली हुई है और सपोज जैसे मैंने 2010 में नहीं सर, जैसे मैंने 2010 में ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट प्रमोशन 2015 में ड्यू था, लेकिन मैंने 7 मंथ्स की अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है जो कि विदाउट पे थी, तो मेरा वो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा फिर? वो आपका कौन सी स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं? तो 2010 अगर मैं ऑप्ट करती हूँ तो 2010 करें तो फिर आपको वो पॉइंट लेके जाएंगे, आपके अगर वो पॉइंट बन रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर 7 मंथ जैसे मैंने लीव थी सर, बाकी 5 मंथ्स तो मैं कॉलेज में थी, तो मैंने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, वो आप टोटल 5 साल का असेसमेंट पीरियड देखिए ना, असेसमेंट पीरियड में पॉइंट बन गए तो कोई प्रॉब्लम, तो मतलब विदाउट पे लीव की वजह से मुझे लॉस नहीं होगा उस चीज का? नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। अरुण जी एक क्वेरी है। हेलो अत्री सर, एक स्मॉल क्वेरी है मेरी। आई एम संजीव स्पीकिंग। सर CS 2010 में CS 2010 के एक रूल्स हैं, उसके बाद 2013 के रूल्स हैं और एक 4th अमेंडमेंट के रूल्स हैं। तो API कैलकुलेशन अगर इनके बिटवीन फॉल करता है प्रमोशन, तो किस तरीके से करनी है? देखो ऐसा है, आप API कैलकुलेशन मैंने बताया ना, दो ही तरीके से करनी है। वो जो आपके जो रूल उसमें चेंजेस नहीं थे, वो आप जो है ना, जो 11 जुलाई 2016 से पहले का एक फॉर्म मैंने सर्कुलेट भी किए हुए हैं, वो जो मैंने दिखाया भी था कि वेरी गुड वाला जो ग्रेडिंग है ना कैटेगरी 2 में, वो उससे उस तरीके से होनी है। उसके बाद तो जितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट है उससे डिवाइड बाय 10 करके। हाँ अरुण जी, अरुण सर जी बोलिए। अरुण सर, मैं कृष्ण त्यागी बोल रहा हूँ। मिनट्स में मेंशन है कि हम कन्वीनर रहे हैं, तो कन्वीनर के हिसाब से ही तो वो करेंगे ना कैलकुलेट, उसमें तो उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। ना आप देखिए, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है कि प्रिंसिपल ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि अगर वो मेंशन ही है, मिनट्स में ही दिया हुआ है और वो वहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, तो बात को समझिए, जो भी मिनट्स हैं जो भी हैं, वो दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक अलग चीज है और अपार में वो एक अलग चीज है। अपार भरना एक अलग चीज है, अपार का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो एक अलग चीज है। हाँ अरुण जी, मैं कृष्ण त्यागी बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा ये है कि एक अरुण, you can stop presenting so that we can see you. Okay. मिनट सर, एक तो मुझे ये बताओ कि जो हमारा ये है जो जर्नल रिलेटेड है, जर्नल हमारे जो पहले पब्लिश हो चुके हैं और अब वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट मांग रहे हैं, उनका क्या होगा? सर जो उस टाइम पब्लिश हो गए आपके, और वो जो उनका असेसमेंट उसी हिसाब से होगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होंगे। आपका असेसमेंट पीरियड शिखा मीनानी जी, आपका शायद वो बच्चा बोल रहे थे, वो 2012 से लेके 2000 मान लीजिए 15 तक आपका एक असेसमेंट पीरियड है। उसमें आपने पेपर छपवाए, वो यूजीसी लेवल पे नहीं थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस टाइम का क्राइटेरिया था कि वो ISSN नंबर होना चाहिए, वो आप फुलफिल करते हैं। अच्छा। और दूसरा सर, एक बात ये बता दो कि जो रेफ्रेशर कोर्स हमने पहले किए हुए हैं वो अब दूसरे में काउंट कर रहेंगे क्या? नहीं, वो 31 दिसंबर 2018 से पहले बता चुका हूँ, आपने ध्यान से सुना नहीं। 31 दिसंबर 2018 से पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैंडेटरी। I suggest we can share the recording, उसके बाद जिनको डाउट्स होंगे आपको व्हाट्सएप कर लेंगे। जी नंबर शेयर कर देते हैं सर। जी बताइए सर। बोलिए। हाँ सर, धनीराम जी बोलिए। मनोज, आप तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा अरुण को। नहीं, साइना सबको फायदा होगा उससे, है ना। मेरा सवाल अत्री जी से यह है कि कई लोगों ने ये कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि आप पहली बार में एक ही फॉर्म भरे, है ना, पहला प्रमोशन हो जाए उसके बाद दूसरा भरे। मेरा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई रूल है कि 3 साल के अंदर आपको सारे प्रमोशन लेने हैं, और उस वजह से हमें फॉर्म जो है तीनों एक साथ भरने चाहिए? क्या कुछ ऐसा है? मैं बताता हूँ, 18 जुलाई 2021 तक हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, 3 साल के नोटिफिकेशन। तो अब 21 तो आज ये जुलाई, तो क्या अगस्त हो गई?
ये जुलाई आने वाली है 2021 की, आप इंतजार करते रहोगे? आप अपनी तरफ से तो प्रमोशन ऑप्शन फॉर्म भर के दे दो ना। तीन ऐसा है ना, जिसका एसोसिएट भी ड्यू है और जिसके पहले दोनों ड्यू, तो पहले दोनों तो आराम से हो सकते हैं, लेकिन जिसका एसोसिएट ड्यू है उसका प्रोसीजर भी डिफरेंट है, तो क्या फिर भी तीनों भरने चाहिए? आप तीनों भर दीजिए, तीनों भर के देखिए। अत्री जी अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? I am putting it on the chat box. I am putting it box में अपना नंबर लिख रहा हूँ। अत्री जी, रिफ्रेशर कोर्स से रिलेटेड एक इशू है कि मैंडेटरी उस डेट तक करना नहीं है या मैंडेटरी करना ही नहीं है रिफ्रेशर कोर्स? देखिए, अगर क्या है आगे पीछे हो रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने नहीं किया हुआ वो भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने अच्छा करना ही मैंडेटरी नहीं है। 31 दिसंबर 2018 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, नो इश्यूज। अत्री जी एक मेरा क्वेश्चन है सर, अगर 2 एडहॉक्स में 5-6 साल का गैप है तो वो दोनों एडहॉक काउंट कर सकते हैं? तो क्या 2018 में कर सकते हैं आप। अच्छा, और सर 2016 में अगर ड्यू है प्रमोशन स्टेज 2 की, तब भी 2018 ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अत्री जी एक क्वेश्चन मेरा भी है। आकांक्षा वी हैव टू डू दैट ओनली। सर बैक डेट में ही जा रहे हैं। सर मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जब हम एग्जामिनेशन कॉपीज इवैल्यूएट करने जाते हैं तो वो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते कि हमने कितनी कॉपीज चेक की। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि हमें ये पता चले कि भाई हम इतनी करके आए और हम कॉलेज में प्रूफ दे दें कि हमने 30 की, 35 की, 90 की? उसका कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ उसका एक प्रूफ ये हो सकता है कि आपने आप एग्जामिनर थे और एंड यू हैव इवैल्यूएटेड कॉपीज। ये आप ले सकते हो, किसी से भी, एग्जामिनर कंट्रोलर से ले सकते हो, किसी से भी ले लो। अच्छा, मतलब मैं वहीं पर कुछ लिखवा कर ऐसे साइन करवा लूं तो कर देंगे? बिल्कुल। आपको कैसे पता चला कि आपको कॉपियां चेक करनी है? वो मेल आई थी कोई? सर मेल ऐसे तो कुछ कहाँ आती है, वो तो हमें एक डेट पता चल जाती है, भाई फलाना डेट को पेपर चेकिंग है सब, चलो तो हम अपनी ड्यूटी मान के चल देते हैं, अपने आप पहुंच जाते हो। हाँ सर, हमें तो कोई ऐसे नाम से मेल थोड़ी ना आती है, वो तो जमाना हो गया कभी मेल आती थी। तो आप इन्विजिलेशन का ले लो। मैडम आपके अकाउंट में आप वो भी प्रूफ दे सकते हैं। सर कौन सा प्रूफ, मुझे समझ नहीं आया, कट गया। पेमेंट। अच्छा अकाउंट में पैसे तो आए होंगे ना मैम? सर मैं तो चेक लेने भी नहीं जाती, पर दिक्कत ये है ना, मैं चेक लेने नहीं जाती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इवैल्यूएशन की ले ले, आप एग्जामिनेशन ब्रांच से ले सकते हो। आप अपना कि मैंने इवैल्यूएट किया है, मेरे को प्लीज इसका सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है? अगर वो दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो अपने कॉलेज से इन्विजिलेशन का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लगता है वी शुड गो इन फॉर एक्टिविटी जो हमें कॉलेज में हमने की है, आपको बाहर मानने से अच्छा है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को मैसेज कर देना, हो सकता है मैं रिप्लाई करूं। हेलो सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। किसी को मतलब किसी के कॉलेज में आके भी फॉर्म भरवाने पड़ेंगे ना, तो वो मैं भरवा दूंगा, तो डोंट वरी। मतलब एकदम से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो 3 पब्लिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ जर्नल में होना चाहिए या जैसे बुक्स को भी काउंट किया जाएगा उसमें? काउंट हो जाएंगे, बुक्स भी काउंट हो जाएंगे। इवैल्यूएटर एक क्वेश्चन है कि अगर टीआईसी बैठता है इवैल्यूएशन के लिए और अगर ऐसे रैंडमली अगर लिख करके आता है तो उस टाइम किस बेसिस पर कैसे चेक किया जाएगा सर? क्या करें सर एज अ इवैल्यूएटर, मतलब वहाँ पर जो स्क्रीनिंग कमेटी बन रही है उसमें मेरे ख्याल से टीआईसी, प्रिंसिपल और 2-3 और लोग होते हैं, तो जब हमें वहाँ पर चेक करना है और ऐसे लिख के आ रहा है कि हमने एग्जाम ड्यूटी की है, पेपर चेक किया है, तो उसके साथ अगर प्रूफ नहीं है तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं? जी। नहीं, वो प्रूफ लगाएंगे ना, वो जो नहीं जैसा अभी आपने बताया उनको कि अरे मैडम देखिए, वो टीचर क्लेम कर रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल तो बता रहे हैं ना, प्रिंसिपल तो बताएगा ना कि इससे सर्टिफाई करेगा तो कुछ तो देगा। अब थोड़ा सा बड़ा अरुण, आई थिंक वी कैन एंड द सेशन नाउ। तुम्हारा गला बिल्कुल बैठ चुका है पिछले 4 दिन में, so now people can just WhatsApp their queries. Thank you so much everyone. आप उस पे कोई WhatsApp मैसेज भेज सकते हैं। I will definitely reply. Thank you so much अरुण सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण जी। हाँ जी सर, बोलो सर। धनीराम जी रह गए, सॉरी। अरुण जी एक क्वेश्चन मेरा भी ले लीजिए जरा बस। हाँ बताइए। अरुण जी मेरा भी एक ले लीजिएगा धनीराम जी के बाद। धनीराम जी बस मैं इसके बाद फिर मीटिंग एंड कर दूंगी। आई विल एंड द मीटिंग। धनीराम जी, उसके बाद अनुपमा जी, फिर खत्म। हाँ बस ठीक है, फिर उसके बाद मीटिंग एंड कर दूंगी। अरुण जी
बोलिए सर। मैंने आपको एक एक अक्षर पूरी संवेदनशीलता के साथ में बिल्कुल भी बीच में नहीं बोला। सबसे पहले आपने इतनी मेहनत की, इतना सबको अवेयरनेस लाए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। साथ ही हमारी रुचिका बोरा जी को भी धन्यवाद, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया। अब रामाकृष्णन है, बोरा नहीं। रामाकृष्णन रुचिका बोरा। अच्छा चलिए अनुपम जी आप पूछिए। अरुण जी। हाँ अरुण जी बोलिए सर, बोलिए। ये मैं इनकी भलाई के लिए कुछ पूछना चाहता था, मैं अब नहीं पूछ रहा, मैं आपको फोन कर लूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा अरुण ने हाथ जोड़ दिया तो धनीराम आपका स्टेटस बढ़ गया जिंदगी में। अरुण जी। हाँ बताइए अनुपम जी। बस हाँ नहीं, बस मेरा एक एक्चुअली थोड़ा सा पेक्यूलियर सा केस है। मेरा एक बारी मैंने MPS 98 के थ्रू फॉर्म फिल किया था और मेरा इंटरव्यू की डेट फिक्स हो गई थी फरवरी 2013 में। आपने बताया था कि वो डीन आए नहीं थे फिर वो। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को आप जो भी उसमें उस केस में आप वही फॉर्म दोबारा से आपने भरा ही हुआ है, आप उसको दोबारा से फॉरवर्ड। लेकिन वो तो MPS 98 का था ना। अच्छा तो आप कैश 2010 में दे दीजिए ना, आपकी एलिजिबिलिटी जब 13 में बन रही है तो वो तो वहां से भी मिल जाएगा। 10 में दे दो, 18 में दे दो, किसी में भी दे दो। 18 में दोगे तो आपको वो फिर से दोबारा से अपार लगानी पड़ेगी। 13 में दोगे तो वही आपके जो फॉर्म बने हुए वही चल जाएंगे। ठीक है। नहीं एक चीज बस, मेरे पास एक्चुअली 5 साल का एडहॉक एक्सपीरियंस था ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन 4 साल का काउंट हो गया। अब 1 साल का बच्चा है तो वो सुन रहे थे कि एनॉमली कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी तो शायद कैश 2018 में वो इंक्लूड हो जाए। मैम बहुत डिफिकल्ट है वो, बहुत डिफिकल्ट है वो, मुश्किल है। आप जब आते हैं पहले स्टेज में आते हैं, स्टेज 1 से आते हैं, तो यू हैव टू बी देयर इन मतलब 4 साल या 5, जब स्टेज 2 से 3 में जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट है 5 साल रहना चाहिए। तो जब आपका प्रमोशन ही जब आप परमानेंट हुए हो तभी मिला है तो वो कैसे दे देगा वो? हाँ वो चांसेस कम लग रहे थे, लेकिन वो जो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट है वो मुझे फर्स्ट एडहॉक अपॉइंटमेंट की डेट डालनी है, वो तो आपने बताया है ना। हाँ जी हाँ जी। वो तो असेसमेंट वो रहेगी वही रहेगी और असेसमेंट पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। सर एक क्वेरी है सर, कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर, वही क्वेरी मेरी वही है कि जैसे मैंने PhD नहीं की है तो 2018 में जाना तो मुश्किल हो जाएगा, तो 2010 का अगर मैं करती हूँ एंड पब्लिकेशंस मेरे अभी तक नहीं है, मेरे अभी मतलब दिए हुए हैं, तो इन 2000 और नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग हो जाएंगे पब्लिश, तो कैन आई अप्लाई विद रिलैक्सेशन और नॉट? आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना जब तक आपके वो पेपर छपेंगे या जब तक आपकी PhD होगी, वो पब्लिकेशन जब तक आएगी उतना आपकी असेसमेंट पीरियड एक्सटेंड हो जाएगी। तो मतलब मेरा 2000 में कंप्लीट होता है, दिसंबर तक मेरे पब्लिकेशंस हो जाते हैं, तो मेरी ड्यू डेट 2000 से ही मानी जाएगी, बैकलॉग निकल जाएगा। 2000 तो पुरानी बात हो गई। हाँ जी, ये 2000 सॉरी 2020 सॉरी। हाँ 2000 वही तो मैंने 2020 में तो कैश $18 लगेगा आपका। 10 नहीं लग सकता विद रिलैक्सेशन। सर 10 नहीं लग सकता विद रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन नहीं लगेगा, 18 जुलाई 2018 के बाद रिलैक्सेशन नहीं लगेगा जी। ठीक है सर। There is already one group for promotion. In fact मैं ये बात बताना चाहूंगी कि अरुण ने वो जनवरी में ही बना दिया था, तो अब हर कोई कैपिटलाइज कर रहा है प्रमोशन फॉर्म को, बट वी आर रियली थैंकफुल टू अरुण। 31st January से he has been working on the promotion issue, so thank you so much Arun, and this was my personal request to him for this webinar. I think all of us have really मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो कि मैंने तो शुरू से कहा था कि ये जो प्रमोशन है ये जबरदस्ती रोके जा रहे हैं। ये कोई फॉर्म देखिए ना, फॉर्म तो इन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वही रहेगा, 2010 वाला तो फॉर्म ही चेंज नहीं किया, तो फिर क्या चेंज हुआ? अभी तो 27 अगस्त को सिर्फ कैश 2018 का फॉर्म आया, तो क्या कैश 2018 का फॉर्म आने से क्या 2010 के प्रमोशन रुक जाएंगे? क्या वो नहीं रुकने चाहिए थे? तो मेरा तो बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है, मैं बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता किसी चीज का, कि सिर्फ इतना है कि आई जस्ट मेड दैट प्रमोशन इज ए इशू, अपार्ट फ्रॉम देयर आर सो मेनी इश्यूज दैट यू नो, कि जो डूटा ने या बाकी सबने भूला हुआ है प्रमोशन को, तो बस मैंने इतना किया कि भाई प्रमोशन जो है इशू है और वो टीचर का प्रमोशन उनको ड्यू मिलना चाहिए। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो ये हम जल्दी, मुझे लगता है कि ये प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। अच्छा सिर्फ एक बात, आप कह रहे हैं
PBAS और APAR दोनों भरना है। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, PBAS जो है वो प्रमोशन फॉर्म है और अपार जो है उसका सपोर्टिंग जो वो अपार अप्रेजल रिपोर्ट है जिसके जहाँ तक मैं तो ये समझ रही थी कि PBAS is for CAS 2010 and APAR is for 2018। PBAS तो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम है, वो उसका फॉर्म जो है वो 2010 में भी है और वो 18 में भी। अच्छा, तो अभी जो आए हैं, जो 72 पेज का डॉक्यूमेंट अभी आया है उसमें तो PBAS है, वो 2018 वाले के लिए है। जी हाँ, वो 2018 का है। अच्छा, वो 2010 का नहीं है? ना मैंने भेजा तो है आपको भी भेजा, मैंने वो भेजा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी whether the PBAS is applicable for 2010 या 2018 का वाला है। अच्छा, ठीक है। अरुण, एक्चुअली इश्यू है बहुत सारे लोग प्रमोशन ग्रुप में नहीं है, तो जो प्रमोशन ग्रुप वाले जुड़े हैं ना उनके पास फॉर्म्स है, तो आई हैव टोल्ड पीपल टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू यू, उनको आप प्रमोशन ग्रुप में ऐड कर दें। आप मेरे को देखिए, सारे कॉलेज सबको एक बात और ध्यान रखिए कि आपके ये जो फॉर्म आया यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये वाला फॉर्म नहीं, ये वाला फॉर्म भर के मत भेज दीजिएगा। हाँ जी, हाँ आपको अपना फॉर्म खुद क्रिएट करना पड़ेगा कॉलेज को, अपने लोगो अपने नाम के साथ। तो वो वर्ड फाइल मेरे पास है, जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा मैं उसको वो फॉर्म भेज दूंगा, उसमें अपने कॉलेज का नाम और लोगो लगा लीजिए और उसको भर लीजिए, वो वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। जी, थैंक यू। आई सजेस्ट प्रमोशन ग्रुप में लोगों को ऐड कर दो, दैट वुड बी इजियर फॉर यू। मेरे को आता नहीं है। नहीं, प्रमोशन का जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लोग आपको वो भेजेंगे ना, मेरे को भेजेंगे, उसमें ऐड कर देंगे ना, उसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि कॉमन इन्फॉर्मेशन सबको मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, यू पीपल कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच अरुण। थैंक यू सो मच। Thank you.